11 किसी लाइक नहीं छोड़ूंगा। सिटी हॉस्पिटल में फिलहाल मानव की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत थी, लेकिन संतोष जी और राघव जी ने डॉक्टर को उस डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया था। उनके हिसाब से डॉक्टर बस अपना फालतू खर्चा बनाने के लिए ही मानव को हॉस्पिटल में रख रहे थे। संतोष जी मानव की तरफ देखते हुए बोली, इस हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा ख्याल मैं तुम्हारा घर पर ही रख सकती हूँ। सृष्टि चुपचाप उन्हें देख रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि संतोष जी मानव का किस तरह से ख्याल रखेंगी। वो मानव के कमरे में उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आएंगी। डिस्चार्ज पेपर रेडी होने के बाद मानव सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर वार्ड से बाहर निकला तो राघव जी पहले ही घर पर जा चुके थे। बाहर टैक्सी मानव और सृष्टि का इंतजार कर रही थी। जब भी मानव को चलते वक्त दर्द महसूस होता तो वो सृष्टि की तरफ देखता। सृष्टि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन मानव उसे देखते हुए बोला, पता है मुझे कि इस वक्त मुझे इस हालत में देखकर तू कितनी खुश हो रही होगी, लेकिन ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हालत हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। जिस दिन मैं ठीक हो गया ना, उस दिन तुझे बताऊंगा कि तेरी ये हंसी मुझे कितनी चुभ रही है। मानव की बात सुनते हुए सृष्टि ने अपनी नज़र झुका ली। वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, बल्कि मानव को इस हालत में देखकर उसे तो तकलीफ हो रही थी। भले ही मानव उसके साथ कितनी ही ज़बरदस्ती और उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना देता हो, लेकिन वो इंसानियत नहीं भूल सकती थी। वो किसी तरह मानव को लेकर बाहर आई तो बाहर अभी उसने जो कैब बुक की थी वो ढूंढने लगी। तभी उसे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी नजर आई। वो उस कैब की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को हुई, ड्राइवर ने आकर खुद दरवाज़ा खोला। ड्राइवर का हाथ हल्का सा सृष्टि के हाथ को छू हो गया तो सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत जोर से कट आ गया हो। उसने तुरंत ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने अपने सिर पर हेड पहनी हुई थी और उसका चेहरा हल्का सा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको देखते हुए सृष्टि को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने मानव को अंदर बिठाया तो मानव की नज़र भी एक पल के लिए ड्राइवर पर गई। ड्राइवर को देखते हुए वो सोचने लगा कि उसने इस ड्राइवर को कहीं पर तो देखा है, लेकिन उसी वक्त ड्राइवर ने अपना चेहरा घुमा लिया और गाड़ी के बाहर खड़ी सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि को देखते हुए उस ड्राइवर की नज़रें काफ़ी इंटेंस थी। सृष्टि ने भी वापस ड्राइवर की तरफ देखा तो उसका गला सूखने लगा। वो एक पल में प्रलय को पहचान चुकी थी। उस पार्टी वाली रात को तो वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। प्रलय को पहचानते ही उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। प्रलय उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अभी इसी वक्त उसे यहाँ से कहीं उड़ा कर ले जाएगा। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ना वो मानव को कुछ बता सकती थी और ना ही प्रलय से कुछ बोल सकती थी। प्रलय उसकी तरफ देखते ही बोला, अंदर बैठ जाए। सृष्टि का कांपता हुआ चेहरा देखकर उसे एहसास हो चुका था कि सृष्टि उससे डर रही है। सृष्टि तुरंत अंदर बैठ गई और प्रलय ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जब आज सुबह उसे पता चला कि सृष्टि का पति मानव है, मानव जिसने उसे क्लब में बुरी तरह से पीटा था, प्रलय को मानव से और भी ज़्यादा नफरत हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि बस एक ही झटके में मानव का खेल ही खत्म कर दे, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे सृष्टि उससे दूर जाए। मानव का तो वो हाल करने वाला था कि खुद मानव भी ना समझ पाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। प्रलय ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर सामने लगा हुआ मिरर सृष्टि की तरफ सेट किया तो सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। मानव प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ पर। प्रलय चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए बोला, मुझे तो लगा तुम कभी मेरा चेहरा भूल ही नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर निकली। मानव हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रलय हंसा और बोला, देखा होगा कहीं पर आपने मुझे, और हो सकता है आगे भी देखे, किसी के आसपास या फिर किसी के बिल्कुल पास। प्रलय की बातें सुनते हुए सृष्टि का गला सूखने लगा। वो मानव की तरफ देखते हुए बोली, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मानव गुस्से से बोला, तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपनी औकात में रहकर बात किया कर। मानव ने जिस तरह से प्रलय के सामने उसकी इंसल्ट करते हुए उससे बात की, सृष्टि की आंखें नम हो गई। वही प्रलय की मुठिया उसके स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। प्रलय का ध्यान बार बार सृष्टि की नम आंखों पर जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी गाड़ी रोके और जाकर सृष्टि को अपने सीने से लगा ले और उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करें। एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़रें सृष्टि पर से नहीं हटाए और मानव अपनी आंखें बंद करके पीछे सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया था। सृष्टि बार बार चोरी नज़रों से प्रलय की तरफ देखती तो प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती। प्रलय की हरकतें देखकर सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गली का आवारा लड़का हो। उसे प्रलय से और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन प्रलय सृष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर बाद गाड़ी गर्ग हाउस के बाहर रुकी।
सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और मानव को भी बाहर निकालने के लिए अपना हाथ मानव की तरफ बढ़ाया। मानव ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और बोला, ये बार बार मुझे बेबस और लाचार महसूस करवाने की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पर चल सकता हूं मैं, और ज्यादा मेरे सामने तमाशा मत कर, कहीं ऐसा ना हो मैं तेरे ही पैर तोड़ दूं। मानव की बातें सुनते हुए सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। मानव जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, प्रलय जो गाड़ी की डिक्की के पास खड़ा मानव और सृष्टि की बातें सुन रहा था, उसने तुरंत अपने पैरों के पास रखा हुआ पत्थर आगे की तरफ सरका दिया। मानव में जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला और अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उस पत्थर की वजह से वो लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। उसे गिरते देख अचानक ही सृष्टि की हंसी छूट गई। मानव जिस तरह से नीचे गिरा था, वो सच में सीन ही ऐसा था कि किसी की भी हंसी निकल जाए। प्रलय के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। उसे हंसते हुए देखकर प्रलय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं प्रलय मानव की तरफ देखते हुए बोला, मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी तेरे पास आकर तेरा गला दबा दूं, लेकिन नहीं, वो तो फिर आसानी से तुझे तेरे कर्मों से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन प्रलय ऐसा नहीं होने देगा। जब तक तुझे उतना नहीं कर तड़पाया जितना तूने मेरी यूनिवर्स को तड़पाया है, तो अपनी यूनिवर्स के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला कैसे लूँगा। अपने यूनिवर्स को तो मैं अपना बनाकर ही रहूँगा, लेकिन तुझे तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। सृष्टि मानव की मदद करने लगी, लेकिन मानव किसी तरह खुद ही ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर जब उससे नहीं उठा गया तो उसे सृष्टि की मदद लेनी ही पड़ी। मानव लंगड़ाते हुए अंदर की तरफ चला गया और सृष्टि अपने पर्स में से पैसे निकालकर अपने कांपते हुए हाथ से प्रलय को देने लगी। प्रलय ने उसके हाथों की तरफ देखा। हाथ पर हुए जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, जो कभी किसी कांच के लगने के थे तो कभी खाना बनाते वक्त जलने के। सृष्टि ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। प्रलय ने अचानक से उसका हाथ थाम लिया तो सृष्टि कांप उठी। उसने तुरंत नज़रें उठाकर अपने आसपास देखा और प्रलय से बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज़ कुछ तमाशा मत कीजिए। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मैं शादीशुदा हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रलय ने उसका हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसे बड़े ही प्यार से चूम लिया। सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी सुन रह गई। अभी अभी जो हो रहा था उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिसके कदमों में मैं पूरी दुनिया रखना चाहता हूँ, उससे ये चंद नोटों की बख्शीश मैं कैसे ले लूँ। लेकिन इसे मैं लूँगा यूनिवर्स, क्योंकि मेरी यूनिवर्स मुझे पहली बार कुछ दे रही है। ये बोलकर उसने वो सृष्टि के हाथों में पकड़े हुए कुछ चंद्र रुपये ले लिए। सृष्टि तुरंत से अंदर की तरफ जाने लगी। प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। वो सीधा प्रलय के सीने से आकर लगी थी। इस वक्त सृष्टि को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अगर गलती से भी उन दोनों को कोई देख लेता तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। प्रलय ने उसके चेहरे पर आए बालों को हल्का सा पीछे किया और उसे देखते हुए बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें यूनिवर्स, और हाँ, मुझे ड्राइवर मत समझ लेना। ये तो बस तुम्हारे लिए तुम्हारा ये ऑब्सेसिव लव कुछ भी करने को तैयार है, तो सोचा थोड़ी ड्राइवरी भी कर लूँ, वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गया था। वो बताना चाहता था सृष्टि को कि वो कौन है, लेकिन सृष्टि का प्यार उसे प्रलय बनकर चाहिए था, प्रलय राणा बनकर नहीं। सृष्टि ने उसे हल्का सा धक्का दिया और अंदर की तरफ भाग गई। वो शोर मचाने को मचा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने शोर मचाया तो इल्जाम उस पर ही लगेगा कि उसी ने प्रलय को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास आई, उसने पलटकर पीछे प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय अभी भी मुस्कुराते हुए वहीं पर खड़ा था। सृष्टि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर की तरफ आ गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर प्रलय ने अपने होठों से हल्का सा चूमा था। आज तक सृष्टि को अपने हाथ पर हमेशा दर्द ही महसूस हुआ, लेकिन आज पहली बार एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जल्दी ही उसने अपने हाथ को झटका और बोली, नहीं, ये सब बहुत गलत है। आइंदा अगर वो इंसान मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सबको बता दूंगी कि वो मुझे परेशान कर रहा है। मैं उस इंसान से दूर रहूंगी। ये बोलते हुए वो खुद को ही समझा रही थी। वही सामने हाल में सभी मौजूद थे। संतोष जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बड़बड़ाई जा रही है तू। संतोष जी की आवाज़ सुनकर सृष्टि होश में आए। वो जल्दी से उनके पास आए और बोली, कुछ नहीं, वो बस मैं यूं ही कुछ सोच रही थी। संतोष जी मुंह बनाते हुए बोली, बेटा तो मेरा पहले ही तूने अधमरा कर दिया, अब खुद भी पागल हो गई है क्या। जा जाकर सबके लिए चाय बना। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से किचन में चली गई। मानव अपने कमरे में आकर बेड पर लेट चुका था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने प्रलय को देखा कहाँ था। जिस दिन प्रलय ने उसकी हड्डियां तोड़ी थी, उस दिन मानव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और अब उसकी हालत खराब थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी कुसुम इंडस्ट्रीज जा रही थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, तो अब वक्त आ गया है अमय राणा तुमसे एक मुलाकात का। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ा दी। क्या सृष्टि समझ पाएगी प्रलय के प्यार को? क्या प्रलय ला पाएगा सृष्टि को अपनी जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई ऑब्सेसिव लवर। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 वाक 5 nnfhwq7 vj5 cs1 dch12। मेरा मूड हो गया है। दोपहर का वक्त, राणा इंडस्ट्रीज। अमय इस वक्त गुस्से में अपने केबिन में बैठा था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अभी अभी उसे पता चला कि उसकी इंडस्ट्रीज के 99% शेयर किसी और के नाम हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। रातों रात कोई कैसे उसकी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। वो फ़ोन पर गुस्से से गरजते हुए बोला, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? मुझे मेरे सारे शेयर वापस चाहिए। अगर मुझे तुमने मेरे सारे शेयर वापस नहीं दिलवाए तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो अमय राणा आखिर चीज़ क्या है। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ वहाँ पर गूंजी। बेशक से कोई और अमय राणा को जानता हो या नहीं, लेकिन ये प्रलय राणा उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये आवाज़ सुनकर अमय ने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने प्रलय को देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रलय ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। वो बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए अमय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, चलो कम से कम इतनी तो समझ है तुम में कि जब कंपनी का न्यू ओनर आता है तो उसके लिए चेयर खाली कर देनी चाहिए, वरना मुझे तो लगा मुझे तुम्हें खींचकर इस सीईओ की चेयर से उठाना पड़ेगा और फिर धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। अमय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आकर मुझे ही ये सब बोलने की? और तुम यहाँ आए तो आए कैसे? कल तुमने जो किया उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आओ। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय हंसा और हंसते हुए उसकी बगल से होकर जाकर अमय की चेयर पर बैठ गया। वो चेयर पर कुछ इस तरह से बैठा कि ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया हो। अमय ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे अपनी चेयर पर बैठे हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत अपनी चेयर के पास आया और बोला, उठो यहाँ से वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। प्रलय हंसा और बोला, अब तक तो तुम्हारे गार्ड्स को भी पता चल चुका होगा कि अब इस कंपनी का मालिक अमय राणा नहीं बल्कि कोई और है, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? प्रलय की बात सुनकर अमय हैरान रह गया। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, तुम्हें कैसे पता कि इस कंपनी का मालिक बदल चुका है? कहीं तुमने ही तो। बोलते बोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। जब उसकी नज़र प्रलय की डेविल स्माइल पर गई तो वो सब समझ चुका था। उसने गुस्से से प्रलय का गिरेबान पकड़ और बोला, हाउ डेयर यू, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो प्रलय के मुंह पर पंच जड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने उसके सीने पर अपना पैर रखा और उसे जोर से धक्का दिया, तो प्रलय के एक धक्के से ही अमय नीचे जमीन पर जाकर गिरा। प्रलय अपनी जगह से उठा और अमय के पास आया। वो अमय को अपनी सर्द दर्द नज़रों से देखते हुए बोला, आइंदा मेरे गिरेबान को हाथ मत लगाना। अभी तो सिर्फ जमीन पर धक्का दिया है, जमीन के अंदर गाड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम जैसी गंदगी की नज़र भी मैं अपनी सृष्टि पर न पड़ने दूँ तो यहाँ तो मेरी यूनिवर्स जॉब करती है, भले मैं तुझे यहाँ कैसे रहने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अमय समझ चुका था कि प्रलय ने ये सब क्यों किया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ जाकर गुस्से से गरजते हुए बोला, समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस सृष्टि को मुझसे बचा लोगे? लगता है भूल गए हो तुम कि एक बार पहले भी मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन चुका हूँ। मेरे बाप ने तुझे और तेरी माँ दोनों को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था ना। जैसे ही अमय ने ये बात शुरू की प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो पंच एक बार फिर से अमय के मुंह पर आ चुका था और अमय के मुंह से इस बार खून निकल गया। उसके होठों के किनारे फट गए थे। प्रलय ने उसे गर्दन से पकड़ा और खींचते हुए पीछे दीवार तक लेकर गया। वो गुस्से से कांपते हुए उसकी गर्दन को दबाकर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम का नाम बीच में लाने की? मेरे बाप ने मुझे लात मारकर बाहर नहीं निकाला, बल्कि मैंने मेरे बाप को छोड़ा क्योंकि जैसा वो घटिया था वैसे ही घटिया उसकी हरकतें थी और मुझे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर प्रलय ने एक ही झटके में अमय को छोड़ा। अमय और प्रलय दोनों ही गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी प्रलय ने वहां टेबल पर रखी हुई बेल बजाई। उस बेल के बजते ही 4 गार्ड्स अंदर आए। प्रलय उन गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा बॉस बदल चुका है, तो अपने इस नए बॉस को खुश करो और यहाँ से कचरा बाहर निकालो।
ये बोलते हुए उसने इशारा अमय की तरफ किया। उन गार्ड्स के गले सूखने लगे। आज तक अमय उनका बॉस था और अमय का हर एक ऑर्डर उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन आज कुछ ही पलों में जैसे पूरी दुनिया पलट गई थी। अमय गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हाथ भी लगाया ना मुझे तो हाथ तोड़ दूंगा। मेरे कुत्ते हो तुम और मुझे ही काटने चले हो। उन गार्ड्स के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तभी प्रलय बोला, लेकिन अब तुम्हारा मालिक बदल चुका है, तो अब तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के इशारों पर ही भोंकना भी होगा और काटना भी होगा। अभी इसी वक्त इस कचरे को बाहर निकालो, मुझे गंदगी से एलर्जी है और जो पैदा ही गंदगी से हुआ हो उसे तो मैं अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए प्रलय की नज़रें अमय पर और भी ज़्यादा तिरछी हो गई। प्रलय की बात सुनकर अमय गुस्से से भड़कते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन प्रलय के इशारे पर अब दो गॉड्स ने अमय को कसकर पकड़ लिया था। वो लगभग से खींचते हुए अमय को बाहर लेकर जाने लगे। प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आया और बोला, तो कैसा लग रहा है अपनी ही कंपनी से बाहर निकलते हुए? अमय गुस्से से कांपते हुए बोला, ये तो मैं तुझे बहुत जल्दी बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तूने अभी जो मेरे साथ किया है ना, अगर इसका बदला मैंने तेरे से सूद समेत नहीं लिया तो मैं भी अमय राणा नहीं, इस कंपनी और उस सृष्टि को दोनों को तुझसे छीन कर रहूंगा मैं। प्रलय व्यंग्य से हंसा और बोला, तुझसे जो होता हो तू कर ले, प्रलय राणा का चैलेंज है ये तुझे। ये बोलकर प्रलय ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो वो गॉड्स तुरंत अमय को वहां से ले गए। प्रलय ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और उस केबिन को देखा। उसे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये राणा इंडस्ट्रीज तो उसने सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के लिए अपने कब्जे में ली थी। ये राणा इंडस्ट्रीज प्रलय के दादाजी की थी, जिस पर उनके जाने के बाद योगेंद्र राणा का हक हुआ। योगेंद्र राणा प्रलय के डैड और वो शख्स जिससे प्रलय हद से ज़्यादा नफरत करता था। अमय राणा प्रलय का सौतेला भाई था और अगर प्रलय जिंदगी में किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करता था तो वो अमय राणा और योगेंद्र राणा ही थे। प्रलय तुरंत उस केबिन से बाहर निकला और आंखों पर गॉगल्स लगाकर ऑफिस से बाहर जाने लगा। उसे वहां पर देखकर सारे एम्प्लॉइज एक बार फिर से खड़े हो गए थे। सब जानते थे कि प्रलय राणा इंडस्ट्रीज का असली हकदार भी है और असली मालिक भी। लेकिन नरेंद्र राणा से परेशान होकर प्रलय ने लगभग से भीख में राणा इंडस्ट्रीज को अमय को दे दिया था, पर अब एक बार फिर से प्रलय को राणा इंडस्ट्रीज चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के पास रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस, सृष्टि सारा काम खत्म करके रात को कमरे में आई तो देखा मानव बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि तुरंत भागती हुई उसके पास आई और उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। मानव उसके सहारे से खड़ा हुआ और सृष्टि उसे बाथरूम में लेकर गई। कुछ देर बाद सृष्टि ने मानव को अपने कंधे की मदद से ही बेड पर वापस लिटाया और वहां से जाने लगी। वो मानव से दूर जाती उससे पहले ही मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि हैरान रह गई। वो मानव को देखते हुए बोली, क्या हुआ मानव जी? मानव गुस्से से बोला, कहाँ जा रही है? चल लेट बेड पर, मेरा मूड हो रहा है। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मानव जी? आपकी तबीयत सही नहीं है, आपके पैर में इतना दर्द है। और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव बोला, तबीयत खराब है लेकिन नामर्द नहीं हो गया हूँ जो कुछ कर नहीं सकता। कहा ना लेट बेड पर, या फिर मैं दिखाऊं तुझे कि अभी कितनी पावर है मेरे अंदर। सृष्टि को उसकी बातों से डर लग रहा था। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। मानव ने उसे देखा और फिर उसके ऊपर झुकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो सृष्टि के ऊपर झुका दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसे यूं चीखते हुए देखकर डर में भी सृष्टि को हंसी आने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका। मानव ने उस पर पूरी तरह से झुकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं झुक गया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ सृष्टि के चेहरे पर जड़ दिया। सृष्टि हैरान रह गई और दर्द से उसकी भी चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मानव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, बदतमीज, मजाक उड़ाती है मेरा? एक बार मेरी हालत ठीक हो जाए उसके बाद तेरे ये दांत मैं अच्छे से निकलवाऊंगा। अगर तुझे अधमरी नहीं कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं। सृष्टि अपनी जगह पर लेटी यही सोचती रही कि पहले उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी और फिर अब शायद उसकी हंसी भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अपने आंसू साफ करते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर वापस करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मानव गुस्से से पागल हो रहा था। सबसे ज्यादा नफरत तो उसे उस इंसान से हो रही थी जिसकी वजह से वो आज बेड पर था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक बार मैं अपने पैरों पर सही से खड़ा हो जाऊं, उसके बाद जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। अगर उसका भी हाल ऐसा नहीं कर दिया तो मैं भी मानव नहीं। वहीं दूसरी तरफ हुक्का बार में प्रलय और हार्दिक दोनों काउंटर पर बैठे थे। हार्दिक ड्रिंक कर रहा था लेकिन प्रलय बस चुपचाप बैठा था। हार्दिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रहा है तू?
प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हल्का सा ना में हिलाया और अपनी जगह से उठकर बार से बाहर की तरफ बढ़ गया। हार्दिक हैरानी से उसे देखने लगा। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अपनी यूनिवर्स के बारे में सोच रहा है क्या? प्रलय ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जा रहा हूँ मेरी यूनिवर्स के पास। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर हार्दिक की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही प्रलय अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। प्रलय को यूं जाते देख हार्दिक भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय आखिर गया कहाँ पर। उसे सृष्टि के घर का एड्रेस भी नहीं पता था। प्रलय ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी वर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी और प्रलय अपनी गहरी नज़रों से गाड़ी के अंदर बैठे ही घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। अंदर बेड पर सोई हुई सृष्टि की आंखें एकदम से खुल गई और वो बेचैनी से गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रलय के होंठ अभी भी उसके हाथ को छू रहे हो। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में नमी तैर गई। वहीं प्रलय अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या सच में प्रलय आज ही ले जाएगा अपनी सृष्टि को अपने साथ? क्या होगा जब सृष्टि देखेगी प्रलय को अपने घर पर? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। 13 प्रलय का ऑब्सेशन। वर्मा हाउस। सृष्टि और मानव दोनों बेड पर सोए हुए थे। सृष्टि रो रो कर थक चुकी थी और अब उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुझे कि कमरे में पानी लाकर रख दिया कर। अब क्या मैं खुद अपने लिए पानी लेने जाऊं? उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सृष्टि तुरंत बेड पर उठकर बैठी और टेबल पर रखे हुए जग की तरफ देखने लगी जिसमें आधा जग पानी था। वो जग की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन जग में पानी है तो सही। मानव गुस्से से बोला, लेकिन आधा जग है, जाकर पूरा भर के लेकर आ। सृष्टि तुरंत बेड से नीचे उतरी और वो आधा जग लेकर किचन में चली गई। इस वक्त सब लोग सो रहे थे। सृष्टि किचन में आए और जाकर लाइट ऑन करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। वो जोर से चिल्लाने को हुई लेकिन उस शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसके मुंह को दबा दिया था। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी साइड में लाइट ऑन हुआ। उस लाइट की जलती हुई लौ में सृष्टि को प्रलय का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय उसे देखते हुए बोला, चिल्लाओगी? सृष्टि ने बड़ी ही मासूमियत से अपना चेहरा ना में हिलाया। वो भला कैसे ही चिल्ला सकती थी? अगर वो चिल्लाती तो पूरा घर ही इकट्ठा हो जाता है, और अगर कोई प्रलय को देख लेता तो प्रलय का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सृष्टि की जिंदगी में प्रलय जरूर आ जाता। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बस प्रलय की तरफ देखती रही और प्रलय ने अब मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। सृष्टि कुछ पल तो उसे यूं ही देखती रही और फिर भागकर वहां से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब लगा लिया। अब तक लाइट बुझ चुका था। एक बार फिर से प्रलय ने वो लाइट ऑन किया और फिर वहां साइड में रखा हुआ कैंडल जला दिया। सृष्टि का गला सूखने लगा। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन है? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? देखिए प्लीज़, मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपको मेरे साथ देखेगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी जान ले लेंगे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं। मैं शादीशुदा हूं और मैं मानव से बहुत प्यार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसे सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, बेशक से कुछ भी कह देना यूनिवर्स, लेकिन ये मत कहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जब चीज़ें हद से बाहर चली जाए तो प्रलय खुद हद से बाहर हो जाता है। उसकी बातें कम और सृष्टि को धमकी ज़्यादा लग रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रलय ने उसकी आंखों के नीचे अपना अंगूठा रखा और उसे एरिया को हल्का हल्का सहलाने लगा। सृष्टि रोते हुए बोली, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने तो कभी आपको पहले देखा तक नहीं, तो क्यों आप कल से मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज़ यहाँ से चले जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रलय उसे देखते हुए बोला, मैं यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत अपना सर नाने हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहूंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं शोर मचा दूंगी। प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, शोर मचाना है?
सृष्टि तुरंत बोली, देखिए मैं सिर्फ आपको धमकी दे रही हूँ, वरना शोर तो मैं मचा ही नहीं सकती, पर प्लीज़ आप चले जाए ना यहाँ से। आप शायद कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं और आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं सच में अपने पति। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उसने खुद ही अपनी बात बीच में छोड़ दी और अपना मुंह बंद कर लिया। अभी जो प्रलय ने उसे धमकी दी थी वो उसे याद आ गई थी। उसकी हरकत देखकर प्रलय के चेहरे की डेविल स्माइल लंबी हो गई। वो सृष्टि के चेहरे पर झुका। मोमबत्ती की लौ में उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे जानना चाहती हो? जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? सृष्टि ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना दबाव बनाकर उसे और भी ज़्यादा खुद से लगाते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसकी तुम हो और तुम प्रलय राणा की हो। सृष्टि कुछ पल उसकी आंखों में देखती ही रह गई। प्रलय इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप लग रहा था, जैसे कोई सनकी इंसान हो। सृष्टि डरते हुए बोली, मैं सिर्फ अपने पति की हूँ। प्रलय उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, तुम्हारा होने वाला पति मैं हूँ। तुम्हें पता है यूनिवर्स, मैंने तुम्हारा नाम यूनिवर्स क्यों रखा? यूनिवर्स शब्द उसके मुंह से सुनकर पहले तो सृष्टि बस हैरानी से देखती रही और फिर हल्का सा इशारों में पूछा, क्यों? प्रलय ने उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ किया और बोला, क्योंकि तुम मेरी यूनिवर्स हो। मेरी वो दुनिया जो मैंने खुद ने बनाई है, मेरी वो दुनिया जो मेरे हिसाब से चलेगी, मेरी वो दुनिया जो सिर्फ मेरी है, मेरी वो दुनिया जिसकी सांसें भी मेरी मर्जी से चलेगी। जब सब कुछ मेरा होगा तो कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? ना यूनिवर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी दुनिया पलट सकती है लेकिन प्रलय राणा की यूनिवर्स किसी और की नहीं हो सकती। सृष्टि उसकी बातें सुनते हुए उसमें बिल्कुल खो गई थी। प्रलय उसे देखते हुए बोला, आज भी उसने हाथ उठाया है क्या तुम पर? सृष्टि पता नहीं कब प्रलय की आंखों में खोए हुए अपना सिर हाँ में हिला गई। जैसे ही सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो तुरंत किचन से निकलकर मानव के कमरे में जाने लगा। सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसने किसी तबाही को रोका हो। प्रलय गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। सृष्टि रोते हुए बोली, क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे आपको लगा कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैंने आपसे कोई मदद मांगी? आप होते कौन हैं मेरे पति के बारे में कुछ बोलने वाले? देखिए, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सारी फिल्में बातें हैं और मुझे हकीकत में यकीन रखना पसंद है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता रखे, और मेरा नाम कोई यूनिवर्स नहीं सृष्टि है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाए। प्रलय उसे देखते हुए बोला, कहा ना तुम्हें बिना लिए यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम चल रही हो तो चलो, नहीं तो मैं भी यही और तुम भी यहीं पर। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने प्रलय को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश कर ली थी लेकिन प्रलय तो मान ही नहीं रहा था। तभी मानव के गुस्से से भरी हुई आवाज़ सृष्टि के कानों में सुनाई दी, अरे पानी लेने गई है या फिर कुआं खोदने? तू खुद वापस आ रही है या मैं तुझे लेने आऊं? उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। उसने प्रलय की तरफ देखा जो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। प्रलय का मन तो ऐसा कर रहा था कि जाकर मानव की मौत का कुआं खोद दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मेरी दुनिया आज ही खत्म हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप कहे तो आपके पैर भी। ये बोलते हुए वो प्रलय के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी तो प्रलय ने तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे रोका। उसका दिल एकदम धक सा रह गया था। तभी सृष्टि की सांस हलक में अटकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई किचन में आ रहा है। उसने तुरंत प्रलय के हाथ अपने कंधे से हटाए और वहां से भागते हुए बाहर की तरफ आए। जैसे ही वो बाहर की तरफ आए, एकदम से लाइट ऑन हुई और सामने संतोष जी गुस्से से उसे घूरते हुए खड़ी थी। वो सृष्टि को गुस्से से देखते हुए उसके पास आए और बोली, किससे बातें कर रही थी तू? सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, किसी से नहीं माँ जी, मैं किससे बात करूंगी? संतोष जी गुस्से से बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी लड़कियों को। जब पति बीमार होता है ना तो बाहर कहीं मुंह मारने लगती हो, जरूरत जो पूरी नहीं होती। बता मुझे किससे बात कर रही थी? फोन पर कर रही थी या किसी को घर ही बुला लिया तूने? ये बोलते हुए संतोष जी किचन की तरफ बढ़ गई तो सृष्टि डर से कांपने लगी। वो जल्दी से संतोष जी के पीछे पीछे आए और बोली, आप गलत शक कर रही है मुझ पर माँ जी।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप तो जानती है ना, मैंने कभी मानव जी के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। मेरा यकीन कीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है। ये बोलते हुए वो उनके आगे आकर खड़ी हो गई। संतोष जी ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखा और फिर उसे जोर से धक्का देकर किचन की लाइट ऑन की। वो किचन में इधर उधर देख रही थी लेकिन वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। उनका ध्यान किचन में जल रही मोमबत्ती पर गया। वो मोमबत्ती की तरफ देखते हुए बोली, ये क्यों जलाई है? सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें भी किचन में इधर उधर घूम रही थी। वो प्रलय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रलय वहां पर था ही नहीं। संतोष जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, बता मुझे ये मोमबत्ती क्यों जलाई है? ये बोलते हुए उन्होंने उस मोमबत्ती को अपने हाथ में उठाया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो ये मोमबत्ती मैंने। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उसके पास कोई बहाना था ही नहीं और बहाने बनाने तो उसे आते भी नहीं थे। संतोष जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, तुझे पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है? नहीं, तुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलते हुए वो सृष्टि के बिल्कुल पास आ गई। सृष्टि हैरानी से उन्हें देखने लगी। संतोष जी ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उस जलती हुई मोमबत्ती पर रख दिया। सृष्टि की एकदम से सिसकी निकल गई। वो जलता हुआ मोम जब उसकी हथेली पर लगा तो उसे बड़ी जलन सी महसूस हुई। संतोष जी दांत पीसते हुए बोली, आइंदा अगर मुझे फालतू की कोई चीज़ बर्बाद होती हुई नजर आई ना तो अब तो सिर्फ हल्की सी जलन हुई है, कहीं ऐसा ना हो तुझे ही जिंदा जला दूं मैं। ये बोलकर उन्होंने उस मोमबत्ती को वहां पर साइड में फेंका और वहां से जाने लगी। तभी मानव एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, कोई मुझे पानी देगा या नहीं? संतोष जी ने गुस्से से सृष्टि की तरफ देखा जो अपनी जगह पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मानव से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अब इस बुढ़ापे में मुझे परेशान मत कर। अपनी इस मनहूस बीवी से बोल, वही तुझे पानी देगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर एक बड़ा सा छाला हो चुका था। उसने दर्द से एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी नज़रें पूरे किचन में घुमाई लेकिन प्रलय अभी भी उसे कहीं नजर नहीं आया। वो मन ही मन सोचते ही बोली, ये सब मेरा वहम तो नहीं हो सकता। वो इंसान, क्या नाम बताया था उसने अपना? प्रलय राणा। वो यहीं पर था लेकिन अब कहाँ गायब हो गया? क्या मैंने कोई सपना देखा था? कहीं ऐसा तो नहीं शाम को जो हुआ उसके बाद मुझे यूं ही ख्याल आ रहे हैं। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी। वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पा रही थी। पानी से जग भरकर वो जल्दी से कमरे में वापस आई तो मानव ने उसे फिर से दो चार बातें सुनाई। सृष्टि चुपचाप बेड पर लेट गई और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जहां पर वो लाल लाल छाला साफ नजर आ रहा था। सृष्टि में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर दवाई लगा सके। वो यूं ही चुपचाप सो गई और कुछ देर बाद मानव भी सो गया। थोड़ी देर बाद उनके रूम की खिड़की खुली और एक साया अंदर की तरफ आया। वो साया सीधा सृष्टि की तरफ आया। चांद की रोशनी सृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सच में सृष्टि के चेहरे में समा गई हो। उस साये ने सृष्टि के हाथ की तरफ देखा और फिर अपनी पॉकेट से एक दवा निकालकर नीचे की तरफ झुका और वो दवा सृष्टि के हाथ पर लगने लगा। वो सृष्टि के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, इश्क कुछ ऐसा हो हमारा कि तू आग तो मैं पानी बन जाऊं, तू धूप तो मैं छांव बन जाऊं, तू इस कदर हो मेरी की मैं तेरे इन नासूर जख्मों का मरहम बन जाऊं। होगी पार हद ए दीवानापन की, जो तू बस मेरी और मैं तेरा बन जाऊं। नींद में ही सृष्टि हल्का सा कसमसाई और उसने हल्की सी करवट ली। वो साया किसी और का नहीं, प्रलय का था। प्रलय ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को हल्का सा सहलाकर उसके माथे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। गहरी नींद में होने की वजह से सृष्टि को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके चेहरे पर अब तक जो दर्द था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देने लगा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और खिड़की के रास्ते वहां से बाहर चला गया। क्या सृष्टि के लिए प्रलय का ऑब्सेशन बनेगा सृष्टि के लिए कोई खतरा? क्या सृष्टि समझ पाएगी प्रलय और उसके प्यार को? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। 14 जैलेंट प्रलय सृष्टि इन ऑफिस। सुबह का वक्त, वर्मा हाउस। संतोष जी अपने कमरे में थी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत थी लेकिन आज जैसे ही उन्होंने शावर ऑन किया, शावर से एकदम से गर्म पानी आने लगा। वो हैरान रह गई और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हटने लगी लेकिन तभी उनका जोर से पैर स्लिप हुआ और वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। शावर का गर्म पानी अभी भी उनके ऊपर गिर रहा था। वो नीचे से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद उनके पैर पर मोच आ गई थी। उनसे हिला तक नहीं जा रहा था, पर किसी तरह रेंगते हुए वो वहां से साइड हटी, पर तब तक वो पूरी तरह से जल चुकी थी।
गरम गरम पानी जो शावर से गिर रहा था उससे उनकी पूरी स्किन लाल हो चुकी थी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन सिर्फ राघव जी अंदर आए। जैसे ही उन्होंने संतोष जी की हालत देखी, वो हैरान रह गए और उनके पास आकर बोले, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे गिर गई और इतना गर्म पानी? बोलते हुए उन्होंने शावर की तरफ देखा और जल्दी से शावर बंद किया। संतोष जी दर्द से कराहते हुए बोली, पता नहीं, इस वॉशरूम में तो गीज़र भी नहीं लगा, लेकिन कैसे यहाँ पानी गर्म आ रहा है? मैं पूरी जल गई राघव जी, मैं पूरी जल गई। ये बोलते हुए उनकी सिसकियाँ उस वॉशरूम में गूंज रही थी। बाहर की तरफ खड़ी सृष्टि हैरान रह गई। विनी भी वहीं पर थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, एक तो यहाँ पर सबका ड्रामा नहीं खत्म होता। ये बोलकर विनी तुरंत वहाँ से चली गई। सृष्टि को वॉशरूम से संतोष जी और राघव जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हैरानी से बोली, माँ जी के कमरे में तो गीज़र लगा ही नहीं, तो फिर गर्म पानी कैसे आया? पता नहीं। ये बोलकर उसने भी अपने कंधे उचकाए और किचन में चली गई, जहाँ पर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वही वर्मा हाउस की बैकसाइड पर खड़े प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कल रात जब संतोष जी ने मोमबत्ती से सृष्टि का हाथ जलाया था तो वो सब देखकर भी वो वापस राणा मैंशन चला गया, लेकिन आज सुबह सुबह वो अपने साथ एक आदमी को लेकर वापस वर्मा हाउस आया और अब उसी की बदौलत संतोष जी ने आज गरम गरम पानी से बढ़िया वाला स्नान किया था। उसने अपनी गाड़ी में साथ बैठे आदमी को नोटों की एक गड्डी दी और वो आदमी उन पैसों को अपने सिर से लगाते हुए गाड़ी से उतरा और फिर वहां से चला गया। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ये मत समझ लेना कि ये मेरी यूनिवर्स को जलाने की कीमत थी। उसकी कीमत तो ना मैं लगा सकता और ना तुम लोग चुका सकते। पर अब शुरुआत है तुम लोगों की उस तकलीफ को सहन करने की जो तुम लोगों ने मेरी यूनिवर्स को दी थी। मेरी यूनिवर्स तो मेरे पास आएगी ही, लेकिन उससे पहले वो अपनी आंखों से तुम लोगों को इस दर्द में तड़पते हुए देखेगी जिस दर्द में तुम लोगों ने उसे तड़पाया है। ये बोलकर उसने अपनी शांत नज़रों से वर्मा हाउस की तरफ देखा और फिर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आज उसे जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज जाना था, क्योंकि आज वहां पर उसकी यूनिवर्स आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस के अंदर सृष्टि ने सबको नाश्ता खिलाया और अपने रूम में जाने लगी। वो अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। मानव और संतोष जी सोफे पर बैठे थे। राघव जी भी वहीं पर मौजूद थे। संतोष जी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अंदर कहाँ जा रही है तू? और ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं हुई तू? आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? उनकी बात सुनकर सृष्टि के कदम रुक गए। वो तुरंत उनकी तरफ घूमी और बोली, मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? मानव जी की तबीयत खराब है। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संतोष जी गुस्से से गरजते हुए बोली, उसकी तबीयत खराब है तो क्या? तुझे तो बस आराम करने के बहाने चाहिए। उसकी तबीयत खराब है तो उसने तुझे क्या कहा है कि तू सारा दिन उसके पास बैठी रहे? नहीं ना, पर नहीं, तुझे तो बस मौका चाहिए घर पर बैठने का। बाहर जाएगी तो कहीं टूट ना जाए। सृष्टि तुरंत बोली, ऐसा ऐसा नहीं है माँ जी, वो बस मैं सोच रही थी कि मानव जी को कहीं मेरी ज़रूरत ना हो। उनकी हालत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए बस। इस बार मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो मैंने तुम्हें ऑफिस जाने से कब मना किया? अब मेरी तो छुट्टियां हो ही रही है, तो क्या तुम भी घर पर हाथ धर कर बैठ जाओगी? पर नहीं, तुम्हें इस चीज़ की क्या फिक्र है? तुम तो मुंह उठाकर बोल दोगी कि तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए। कभी ये सोचा है कि घर कैसे चलेगा? सृष्टि ने अपना सिर झुका लिया और बोली, मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनकर बाहर आए और किचन की तरफ जाने लगी। संतोष जी से रोकते हुए बोली, अब किचन में कहाँ जा रही है? सब ने खाना खा तो लिया? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं अपने लिए टिफ़िन। संतोष जी अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, नाश्ता कर लिया ना? इतना काफ़ी है, एक दिन दोपहर में खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चल जा, जल्दी ऑफिस जा। अगर लेट हो गई तो तेरा बॉस तुझे यहाँ पर घर पर बैठने के पैसे नहीं देगा। चल जल्दी निकल यहाँ से। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और टेबल पर रखा हुआ अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में नमी थी। उसने जल्दी से उस नमी को साफ किया और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखा। वो पहले ही लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने बस स्टॉप की तरफ भागी और बस में बैठ गई। बस के पीछे ही एक गाड़ी थी जिसमें प्रलय बैठा था। हालांकि उसने सोचा था कि वो सीधा राणा इंडस्ट्रीज में ही अपनी यूनिवर्स से मिलेगा, लेकिन अपनी यूनिवर्स से मिलने के लिए उससे इंतजार हुआ ही नहीं, इसीलिए वो राणा इंडस्ट्री से वर्मा हाउस आया और फिर घर के बाहर आकर सृष्टि के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद सृष्टि जब घर से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे सालों से तपती हुई धरती पर बारिश की बूंदें गिर गई हो।
उसने तुरंत अपनी गाड़ी सृष्टि के पीछे लगा ली थी। कुछ देर बाद सृष्टि बस से उतरी और सीधा राणा इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। अंदर आते ही आज उसे माहौल थोड़ा अलग अलग नजर आया। मानव के चक्कर में उसने कोई न्यूज़ तो देखी ही नहीं थी। वैसे भी टीवी देखना उसकी किस्मत में नहीं था और फ़ोन चलाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं थी। इसीलिए वो दुनिया जहां की खबरों से बेखबर ही रहती थी। उसे पता भी नहीं था कि राणा इंडस्ट्रीज से अमय राणा का साया हट चुका है। वो सीधा अपने केबिन में आए और डर से कांपते हुए अपनी जगह पर बैठी। उसे डर लग रहा था कि अभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजेगा और अमय उसे केबिन में बुलाएगा, लेकिन तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। केबिन का दरवाज़ा खुलते देख उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। वो यही सोच रही थी कि अमय उसे अपने केबिन में बुलाने की बजाय खुद उसके केबिन में आ गया, लेकिन केबिन के दरवाजे पर पियून खड़ा था जिसके हाथों में एक ट्रे थी और ट्रे पर पानी का गिलास रखा हुआ था। वो हैरानी से उस पियून की तरफ देखने लगी। वो पियून अंदर की तरफ आया और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोला, प्लीज़ मैडम, पानी पी लीजिए। सृष्टि ने हैरानी से पियोन के पीछे की तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन वहां पर अमय को ना देखकर वो अब पियन की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो पियन तुरंत बोला, प्लीज़ मैडम, पानी पी लीजिए, मुझे ऑर्डर है कि आपको पानी पिलाना ही पिलाना है। सृष्टि हैरानी से बोली, मतलब? वो पियन अब अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मैडम, पानी पी लीजिए। उस पियन को यूं देखकर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आया। उसने पानी के गिलास की तरफ देखा। अब उसे उस पानी के गिलास से डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाकर सिर्फ 2 घूंट पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। वो पियन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू मैम साहब। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और वो पियन उसके केबिन से बाहर चला गया। सृष्टि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑफिस आते ही उसने पानी पिया हो, वरना आज तक तो सिर्फ यही होता था कि वो अपने केबिन में आकर अपना पर्स उतारे और साथ ही साथ अमय उसे अपने केबिन में बुला ले। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सामने रखे फ़ोन पर ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय सामने लैपटॉप पर सृष्टि को देख रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के केबिन की फुटेज ऑन कर रखी थी और उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब काम करते वक्त सृष्टि कभी अपने बालों का जुड़ा बनाती तो कभी पेन को अपने होठों में दबा लेती, कभी टेबल पर अपना हाथ रखकर अपने हाथ पर अपना सिर रख लेती, तो कभी पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी हरकतों को देख देख कर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और उसके सामने खड़ा हार्दिक लगभग से आधे घंटे से उसे देख रहा था। वो आधे घंटे पहले प्रलय के केबिन में आया था और उससे पूछ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है कि उसने राणा इंडस्ट्रीज पर टेक ओवर किया, लेकिन प्रलय तो ना जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। हार्दिक अब पूरी तरह से खींच गया। वो प्रलय के पास आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तू पागल हो गया है या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं और तू ना जाने कौन सी दुनिया। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने लैपटॉप पर गई। वहां सृष्टि को देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो बस इतना ही बोला, दुनिया, तेरी दुनिया। प्रलय ने अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस सृष्टि को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो पिछले 3 घंटे से लगातार सृष्टि को देख रहा है। हार्दिक अब उससे कुछ ना बोलकर सामने चेयर पर आकर बैठा और प्रलय की तरफ देखने लगा। अब उसे समझ में आया कि आखिर ये रातों रात प्रलय ने उस इंसान की कंपनी को टेक ओवर क्यों किया जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, यार, दुनिया में तेरे जैसा आशिक भी ना हो। आशिकी बदनाम हो जाती है। प्रलय को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हार्दिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तेरी गाड़ी ट्रैक पर है, अब मुझे अपनी गाड़ी ट्रैक पर लानी चाहिए। मुझे भी कोई मेरी दुनिया ढूंढनी चाहिए। ये बोलकर वो केबिन से बाहर निकला। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ आया, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसकी टक्कर रागिनी से हुई। रागिनी ने उसे गुस्से से देखा। उसे नहीं पता था हार्दिक कौन है कौन नहीं। वो बस गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अकल के अंधे हो क्या? हार्दिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। रागिनी ने उसे धक्का दिया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। हार्दिक ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद रागिनी सृष्टि के केबिन में आए। इस वक्त उसके हाथ में टिफिन था। रागिनी को देखकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराए। रागिनी जब टिफिन खोल रही थी तो सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट थी, जिसे देखकर ही रागिनी समझ चुकी थी कि सृष्टि अपना खाना नहीं लेकर आए। वो मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर आई हूँ और अभी अभी गर्म भी किया है मैंने। खाना जल्दी से खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रागिनी हैरानी से बोली, आज तो सच में मुस्कुरा रही है।
क्या बात, आज ऐसा क्या खास है? उसकी बात सुनकर सृष्टि भी सोचने लगी कि आखिर आज ऐसा क्या खास है। वो जब से ऑफिस आई थी तब से 2-3 बार उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, और वो भी बिना किसी वजह के। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, पता नहीं, पर आज कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। रागिनी भी मुस्कुराए और बोली, अच्छा, वो तो लगना ही था आज हमारे बॉस जो बदल गए। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी रागिनी बोली, ये देख, आज मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट मटर पनीर लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई डब्बी सृष्टि की तरफ बढ़ाई, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से वो डब्बी टेढ़ी हो गई और सारी सब्जी सृष्टि के हाथ पर बिखर गई। वो सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि अभी अभी रागिनी किचन से टिफ़िन गर्म करके लाई थी। सृष्टि की दर्द से चीख निकल गई और वही अपने केबिन में बैठा प्रलय तुरंत से अपनी चेयर से उठा और सृष्टि के केबिन की तरफ भागा। वो सृष्टि के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो अंदर बैठी सृष्टि अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। प्रलय तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। रागिनी एकदम हैरान रह गई। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा हर एक एम्प्लॉय हैरानी से प्रलय और सृष्टि को देख रहा था, और सृष्टि की आंखों में अब आंसू और भी ज्यादा तेज होते जा रहे थे। वो बस एकटक नजरों से प्रलय की तरफ देख रही थी। क्या करेगी सृष्टि जब उसे पता चलेगा कि अब अमय राणा की जगह प्रलय राणा है उसका बॉस? क्या सृष्टि का इनकार प्रलय बदल पाएगा इकरार में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9cddbfmc5 यव 3tch15z से ज्यादा सनक हो मेरी। राणा इंडस्ट्रीज। प्रलय सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन की तरफ लेकर जा रहा था। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रलय राणा इंडस्ट्रीज में है। उसे हद से ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं प्रलय की इस हरकत पर अमय उसे जॉब से ना निकाल दे। प्रलय जब सृष्टि को लेकर अपने केबिन में आया तो सृष्टि का डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से प्रलय उसे अमय के ही केबिन में लेकर आ गया था। लेकिन सामने अमय को ना देखकर अब सृष्टि हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्रलय उसे केबिन के अंदर लेकर आया और आते ही सीधा उसे अपनी चेयर पर बिठा दिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उस चेयर से उठी और बोली, आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस केबिन में? ये मेरे बॉस का कैबिन है, प्लीज़ यहाँ से चले जाए, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो। ये बोलते हुए उसकी गहरी गहरी सांसें ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितनी टेंशन में है। प्रलय बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि के लिए वक्त जैसे बिल्कुल थमसा गया हो। वो एकटक प्रलय की तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुककर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक शब्द नहीं कहोगी तुम? अगर एक शब्द भी अब अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा मैं। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय किस तरीके की बात कर रहा है। वो तुरंत बोली, देखिए आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मैं जहाँ जा रही हूँ आप वहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं। प्लीज़ यहाँ से चले जाए। वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम यूँ नहीं मानोगी, मुझे मेरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने सृष्टि की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होंठ ले आया तो सृष्टि की आंखें बाहर निकलने को हो गई। उसने तुरंत प्रलय को धक्का देना चाहा, लेकिन प्रलय हल्का सा हिला और वापस उसके चेहरे पर झुक गया। सृष्टि ने तुरंत अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। पता नहीं क्यों प्रलय की नज़रें अपने होठों पर देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय उसे किस करने वाला है। उसकी इस हरकत पर प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रही थी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम मेरा तरीका समझ गई यूनिवर्स। मुझे नहीं पता था इतना दिमाग चलता होगा तुम्हारा। खैर, तुम्हारे दिमाग से अपना दिल लगाऊंगा मैं। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप इस चेयर पर बैठो और मुझे अपने हाथ पर दवा लगाने दो। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपने हाथ की तरफ देखा। वो प्रलय में इतना ज़्यादा खो गई कि उसे अपने हाथ का दर्द महसूस होना ही बंद हो गया था। वैसे भी अब कहाँ ही उसे कोई दर्द महसूस होता था। प्रलय ने उसे कंधों से पकड़ा तो सृष्टि बुरी तरह कांप गई। प्रलय ने उसे चेयर पर बिठाया और फिर वहां से हटकर साइड में बने हुए कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स निकाला और वापस उसके पास आ गया। सृष्टि अभी उसे देख ही रही थी कि प्रलय जाकर उसके पैरों के पास बैठ गया तो सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। वो कांपने लगी तो प्रलय ने उसके घुटने पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि ने तुरंत अपना पैर पीछे की तरफ खींचा।
प्रलय सच में सृष्टि की जिंदगी में फिलहाल कोई प्रलय बनकर आया हुआ था। प्रलय ने अब उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया। प्रलय ने दूसरे हाथ से उसके हाथ को रोका और फिर उसके हाथ को अपने करीब किया। सृष्टि अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसकी आंखें एकटक प्रलय पर टिकी थी और उन आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रलय ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर एक वेट वाइप से उसका हाथ साफ किया, जहां पर अभी भी सब्जी के कुछ दाग लगे थे। सृष्टि की हल्की सी सिसकी निकल गई। प्रलय ने उसके हाथ को साफ करने के बाद उस पर बनिंग जेल लगाए। सृष्टि को एकदम से जलन महसूस होने लगी। प्रलय ने अपने होठों को गोलकर उसके हाथ को ठंडी ठंडी हवा देनी शुरू की। सृष्टि अभी भी बस एकटक उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय धीमे से बोला, डोंट वरी यूनिवर्स, अभी ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि होश में आई। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के हाथ से खींचा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्रलय चुपचाप उसे देख रहा था। सृष्टि गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है आपकी? आप होते कौन है मेरे किसी जख्म पर मरहम लगाने वाले? मैंने आपसे कोई मदद मांगी है क्या? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने ऐसा भी आपसे क्या कह दिया कि आप हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं? मैं जहां जा रही हूं मेरा पीछा कर रहे हैं, अब आप ऑफिस में भी आ गए। आप जानते भी हैं आपकी इस हरकत पर मेरे साथ क्या होगा। मेरे बॉस मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल पास आया और उसके होठों पर एक बार फिर से अपनी उंगली रखने लगा। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। पीछे चेयर थी जिसकी वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। प्रलय ने तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया, लेकिन सृष्टि पूरी तरह से चेयर पर बैंड हो चुकी थी और प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, सृष्टि का डर की वजह से और प्रलय का अपनी यूनिवर्स को अपनी बाहों में महसूस कर। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यूनिवर्स। कोई तुम्हें जॉब से बाहर नहीं निकालेगा और जॉब से बाहर उन्हें निकाला जाता है जो एम्प्लॉय हो। तुम तो अब इस इंडस्ट्रीज की ओनर हो। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप पागल है क्या? वैसे हरकतें तो आपकी पागलों वाली ही है। आप समझते क्या है खुद को? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। कभी मुझे अपनी यूनिवर्स बना लिया तो कभी मुझे इस इंडस्ट्रीज की मालकिन ही बना दिया। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, मैं सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैं इस कंपनी की मालकिन नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय सर्द लहजे में बोला, उसका नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सृष्टि हैरानी से बोली, क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे घर पर आकर आप मेरे ही पति से मुझे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। मुझे मेरे बॉस का नाम लेने से मना कर रहे हैं। आप होते कौन है ये सब करने वाले और मैं आपकी बात क्यों मानूं? प्रलय एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यूनिवर्स। तुम मेरी यूनिवर्स हो। तुम्हारे दिल दिमाग पर किसी का ख्याल और तुम्हारे होठों पर किसी का नाम मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। सृष्टि अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो हल्का सा चिल्लाते हुए बोली, क्यों आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं? जैसे ही उसने कहा प्रलय ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और खुद भी पीछे की तरफ हट गया। अब सृष्टि सीधा उसके सीने से आकर लगी। प्रलय ने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर झुककर बेहद सर्द लहजे में बोला, आइंदा ऐसी बात मत कह देना यूनिवर्स। तुम्हारे लिए जान लेने वाला इंसान हूं मैं, तुम्हारी जान लेने वाला नहीं, और इस जान की तो रखवाली अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा करूंगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। सच तो यह है कि मैं बस तुम में खोया हुआ हूँ, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मुझे और कुछ ना कहना है, ना जानना है। सृष्टि चिल्लाकर बोली, यूं ही कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। ये बोलकर उसने प्रलय को जोर से धक्का दिया। प्रलय अब उसके पास नहीं आया, दूर से ही उसे देखता रहा। सृष्टि अपने आंसू साफ करते हुए उसके पास आए और बोली, यूं ही किसी के कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता है मिस्टर प्रलय राणा। शादीशुदा हूं मैं, आपको बता चुकी हूं। अब मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लीजिए। मैं सृष्टि वर्मा मानव वर्मा की पत्नी हूं, शादीशुदा हूं। मेरे जहन में किसी पराये मर्द का ख्याल आना भी मेरे लिए गुनाह है और मैं गलती करने से भी डरती हूं, तो गुनाह करने का तो सवाल ही नहीं बनता। मुझे नहीं पता आप यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए। आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस कंपनी को खरीद लिया हो, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस कंपनी की मालकिन बन सकूं, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, किसी और की दुनिया नहीं बनना मुझे। आइंदा मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब मत आइएगा वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, वरना क्या यूनिवर्स? सृष्टि कांपते हुए उसे देख रही थी।
उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो भी धमकी के तौर पर प्रलय को सुना सके, इसलिए वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में समेटकर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का चेहरा प्रलय के चेहरे को देख रहा था और प्रलय का चेहरा सृष्टि के चेहरे पर झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे जो सुनाना था सुना दिया यूनिवर्स। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम आज से अभी इसी वक्त से सृष्टि प्रलय राणा हो, बेशक से मंजूर करो या ना, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत ही नहीं। क्या कहा तुमने कि वो मानव वर्मा तुम्हारा पति है? वो इंसान होता तो बेशक से मैं ये बात समझने की कोशिश करता। जानवरों को मैं जब इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं रखता तो रिश्तों की कैटेगरी में रखूंगा क्या? बीवी तो तुम मेरी बनोगी, बेशक मर्जी से बनो या फिर मेरी जबरदस्ती से, आई डोंट केयर। उस मानव को जिंदा छोड़ रखा है क्योंकि इतनी आसानी से तो प्रलय राणा उसे मौत भी नहीं देगा। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो इजाजत उनसे ली जाती है जो गैर हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। हक है मेरा तुम पर, बेशक से दो या नहीं। प्रलय राणा मांगने वालों में से तो है ही नहीं। छीनना और जताना दोनों ही उसे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। खुद को मेरी जिद समझो या मेरा जुनून, हासिल तो करके रहूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि का दिल धकसा रह गया। वो कुछ पल यूं ही प्रलय को देखते रही और फिर तुरंत प्रलय से खुद को छुड़ाकर केबिन से बाहर की तरफ भाग गई। उसके दिमाग में बस प्रलय की बातें गूंज रही थी। प्रलय की आंखें जो उसके होठों से भी ज्यादा बोल रही थी, वो अभी भी सृष्टि को अपनी आंखों के सामने महसूस हो रही थी। वो केबिन से बाहर आई तो बाहर खड़ा स्टाफ हैरानी से उसे देखने लगा। वो किसी से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। वो तुरंत भागते हुए अपने केबिन में चली गई और जाकर दीवार से लगकर अपना चेहरा उसने अपने हाथों से छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रलय टेबल पर हाथ रखकर अपने केबिन में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकाली और उसे लाइटर से जलाकर अपने होठों में दबाते हुए कश भरने लगा। उसने सिगरेट का धुआं होठों को गोलकर ऊपर की तरफ छोड़ा और फिर बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, प्रलय राणा कितना जिद्दी है ये सब जानते हैं, लेकिन प्रलय राणा अपनी जिद के लिए कितना सनकी है ये सिर्फ तुम जानोगी। आगाज मोहब्बत का हुआ है, दीवानगी ए इश्क हो तुम मेरी, हासिल तो करके रहूंगा क्योंकि जिद हो तुम मेरी। मैं पागल हूं और बहुत पागल हूं, सोचो क्या होगा आलम पागलपन, क्योंकि जिद से ज्यादा सनक हो तुम मेरी। क्या करेगा प्रलय सृष्टि को हासिल करने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। सेकेंड चैप्टर के लिए कमेंट करना ना भूले। दिलचस्प 16 प्रलय का सीक्रेट प्लान। राणा इंडस्ट्रीज। सृष्टि अपने केबिन में दीवार से लगकर खड़ी थी और रोए जा रही थी। अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो सब उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। प्रलय ने तो ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब उन सब बातों को सोच सोच कर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी मानव जी से हुई है और मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। किसी के कहने से मैं उनसे अलग नहीं हो जाऊंगी और किसी के कहने से मैं यूं ही किसी की पत्नी नहीं बन जाऊंगी। अब मैं प्रलय नाम के उस इंसान को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और रागिनी अंदर आए। रागिनी हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस तरह से प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे केबिन से खींच कर लेकर गया था वो कोई मामूली बात नहीं थी। रागिनी उसके बिल्कुल पास आए और उसके हाथ को पकड़कर देखने लगी। उसकी गलती की वजह से उसका हाथ जल गया था। भले ही प्रलय ने उसके हाथ पर दवा लगा दी थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ पर हुए छाले साफ दिखाई दे रहे थे। रागिनी मायूसी से बोली, सॉरी यार सृष्टि, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो डिब्बी नीचे छूट गई। सृष्टि उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं रागिनी, कभी कभी गलती हो जाती है और वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। रागिनी हिचकिचाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रागिनी ने अपनी भौहें उच्चकाए और बोली, क्या हुआ? मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रही है? बता ना, अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ? सृष्टि तुरंत बोली, बॉस? क्या वो प्रलय राणा हमारे नए बॉस हैं? रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सृष्टि के चेहरे के रंग उड़ गए और वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो प्रलय राणा से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगी। पहले अमय राणा और अब प्रलय राणा। हालांकि अमय और प्रलय में जमीन आसमान का फर्क था। अमय जब सृष्टि को देखता था तो उन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी होती थी, जबकि प्रलय की बातें भी अलग थी और उसकी सृष्टि को देखने का नजरिया भी। रागिनी उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं अपनी बहन मानती हूँ सृष्टि, और तुम मुझे अपने दिल की हर बात कह सकती हो।
मेरा यकीन करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हारे और प्रलय सर के बीच कुछ चल रहा है क्या? सृष्टि तुरंत अपनी जगह से उठी और रागिनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, तुम ये कैसी बात कर रही हो रागिनी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी? किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग और दिल में आने दूंगी? मेरे और प्रलय सर के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें ढंग से जानती तक नहीं। रागिनी ने हल्का सा अपना सिर झुकाया और बोली, सॉरी यार सृष्टि, लेकिन आज जिस तरह से वो तेरा हाथ पकड़कर तुझे अपने केबिन में लेकर गए, ऐसा लगा जैसे वो तुझे हक से लेकर जा रहे हो। तूने भी उन्हें नहीं रोका, तो मुझे लगा शायद तुम दोनों के बीच कुछ। और वैसे भी प्रलय सर ने जिस तरह से इस कंपनी को टेक ओवर किया है, वो बहुत अजीब है। पहले खुद ही उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा था और अब खुद ही इस कंपनी को वापस अपने अंडर कर लिया। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी क्या बोल रही है। उसका सिर पहले ही दर्द से फटे जा रहा था। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे यूं देखकर अब रागिनी ने भी कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो सृष्टि के केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सृष्टि ने अपना सिर पीछे सीट से लगाया और अपनी आंखें बंद की तो प्रलय का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोली, नहीं, आपके चेहरे को भी इमेजिन करना मेरे लिए गलत बात है। आपको क्या लगता है कि आप मेरे ऐसे करीब आएंगे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भले ही इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो अब आप मेरा गुस्सा देखेंगे। ये बोलते हुए सृष्टि कांप रही थी। वही प्रलय अभी भी अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि और उसके बीच जो बातें हुई वो उसके दिमाग में भी चल रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, तुमसे तो मैंने अपना इजहार कर दिया यूनिवर्स। अब उस इंसान से मिला जाए जो तुम्हें मेरी जिंदगी में लाने के लिए मेरे मोहरे का काम करेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। वो अपने केबिन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी बजाज इंडस्ट्रीज के बाहर थी। बजाज इंडस्ट्रीज ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन मुंबई में बजाज इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी नाम था। उसकी सीईओ ख्याति बजाज थी और मानव बजाज इंडस्ट्रीज में ही काम करता था। प्रलय बजाज इंडस्ट्रीज में आया तो बिना रिसेप्शन पर परमिशन लिए सीधा ख्याति के केबिन में आ गया। ख्याति इस वक्त अपने केबिन में बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। केबिन का दरवाज़ा खुला तो उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अपने सामने प्रलय को देखकर वो हैरान रह गई। प्रलय अंदर आया और जाकर उसके सामने चेयर पर बैठ गया। ख्याति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि खुद प्रलय उसके ऑफिस में आया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और प्रलय के करीब आकर उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ प्रलय राणा। ख्याति खुश होते हुए बोली, आज ये इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? खुद चांद ज़मीन पर कैसे उतर आया? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि आज मुझे तुमसे कोई काम है। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ख्याति जाकर अपनी चेयर पर बैठी और हैरानी से देखते हुए बोली, प्रलय राणा को ख्याति बजाज से काम? इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रलय ख्याति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी कंपनी में एक मानव नाम का आदमी काम करता है। प्रलय के मुंह से मानव का नाम सुनकर ख्याति की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत बोली, अब ऐसे मत कह देना कि मुझे उस मानव का इंसेंटिव बढ़ाना है। वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, सिवाय आवारागर्दी और ऑफिस में टाइम पास के अलावा वो और कुछ नहीं करता है, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि तुम मुझसे ऐसी कोई हेल्प लोगे। आखिर बात क्या है? प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, उसे अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाना है। ख्याति हैरानी से उसकी तरफ देखती हुए बोली, हाट, बिल्कुल भी नहीं, मैं और उस मानव के साथ बिजनेस ट्रिप पर कभी भी नहीं। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज प्रलय राणा तुम्हारे ऑफिस में आया था। तुम्हारे पास एक मौका था प्रलय राणा से दोस्ती करने का। खैर, अब दुश्मनी करेंगे। प्रलय की बात सुनकर ख्याति के सांसें हलक में अटक गई। वो तुरंत बोली, तुम नाराज क्यों हो रहे हो प्रलय? तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती थी, और अगर तुम मुझे सामने से ये मौका दे रहे हो तो भला ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे नहीं पता तुम उस मानव को मुझे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाऊं तो ठीक है, मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रलय व्यंग्य से हंसा और बोला, हालांकि प्रलय किसी से कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाता।
वो हर काम की कीमत देता है लेकिन कीमत प्रलय राणा खुद डिसाइड करता है, काम करने वाला इंसान नहीं। मेरी तरफ से डील कैंसिल। ये बोलकर प्रलय वहां से जाने लगा। ख्याति ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। वो तुरंत उसे रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, यार एक तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना खतरनाक है ना कि तुम्हारे सामने इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे वो मत दो जो मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। बेशक से तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रलय उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ख्याति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ओके फाइनल है। जल्द से जल्द उस मानव को लेकर एक बिजनेस ट्रिप पर जाओ। ये बोलकर अब प्रलय एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ख्याति उसे जाते देख बोली, लेकिन इतना तो बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादे क्या है। तुम करना क्या चाहते हो। अब ये मत कहना कि उसे एक वेकेशन पर भेजना चाहते हो। ये तो तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है मिस्टर प्रलय राणा। ख्याति की बात सुनकर प्रलय के कदम रुक गए लेकिन उसने पलटकर ख्याति की तरफ नहीं देखा। चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मैं कोई गेम नहीं हूं जिससे यूं ही कोई सीख जाएगा। प्रलय राणा और उसके इरादों को जानने के लिए प्रलय राणा की जान बनना जरूरी है, जो सिर्फ एक ही है, यूनिवर्स। ये बोलकर प्रलय अब बिना एक पल रुक ख्याति के केबिन से बाहर चला गया। ख्याति बस उसे जाते देखती रह गई। वो प्रलय की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो हार कर अपनी जगह पर बैठी और सोचने लगी कि अब वो मानव को अपने साथ लेकर जाए कहाँ पर। शाम हो चुकी थी। सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली और रागिनी के केबिन में आए। दोनों जब ऑफिस से बाहर की तरफ आ रही थी तो सृष्टि को बहुत डर लग रहा था कि कहीं से प्रलय न आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाए। भले ही उसने मन ही मन प्रलय को खुद से दूर रहने की धमकी दे रखी थी लेकिन सृष्टि भी जानती थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसके मन में मानव और संतोष जी का डर इतना था कि वो सांस भी डर डर कर लेती थी, तो किसी से लड़ाई करना तो दूर की बात थी। वो नीचे पार्किंग एरिया तक आए तो उसने राहत की सांस ली। रागिनी उसे देखते हुए बोले, तुम इतना डर क्यों रही हो। आखिर बात क्या है सृष्टि। मैं देख रही हूँ आज सुबह से तुम काफ़ी अलग लग रही हो। पहले बिना वजह मुस्कुरा रही थी और अब तुम्हारा चेहरा डर से भरा हुआ है। सृष्टि अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोली, कुछ कुछ भी तो नहीं। वो बस में यूं ही कुछ सोच रही थी। तुम चलो ना जल्दी, वरना देरी हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। प्रलय जो अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि और रागिनी की तरफ देख रहा था। सृष्टि को यूं डरते देख उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो सृष्टि को डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो यही सोचा था कि वो सृष्टि से अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन वो इजहार सृष्टि को इस कदर डरा जाएगा, ये वो नहीं चाहता था। बजाज इंडस्ट्रीज से आते वक्त उसने सोचा था कि वो सृष्टि को खुद वर्मा हाउस ड्रॉप करके आएगा, लेकिन सृष्टि को यूं डरते हुए देख वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सृष्टि और रागिनी बाहर आए और बस में बैठकर वहां से निकल गई। प्रलय की गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। सृष्टि भले ही समझ रही थी कि प्रलय उसे परेशान नहीं करेगा, शायद वो समझ गया होगा कि सृष्टि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अब वो उसके आसपास नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे प्रलय के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अभी वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर ख्याति का फ़ोन आया। उसने ख्याति का कॉल रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही सामने से ख्याति की आवाज़ आई, तुम्हारे कहने पर अब मैं मानव को लेकर कल देहरादून जा रही हूँ। आई होप अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे नाराज़ होने का मतलब ही नहीं बनता। ख्याति हैरानी से बोली, क्या मतलब। प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, प्रलय राणा की नाराज़गी उनके साथ होती है जो प्रलय राणा के हो, और प्रलय राणा यूं ही किसी को अपना नहीं बनाता, और जिसे अपना बना ले उसे तो फिर प्रलय राणा से कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये दीवाना सिर्फ दीवानापन की बातें नहीं करता। ए दिले दुश्मन, ये तुम्हें अपनी दीवानगी की हद भी दिखाएगा। तुमने कहा कि बंदिशों में हो तुम, इसलिए मेरी हो नहीं सकती। पर ओह माय यूनिवर्स, अब तुम्हारा ये आशिक तुम्हें अपना बनाकर दिखाएगा। क्या चल रहा है प्रलय के दिमाग में, किस हद तक जाएगा प्रलय का ऑब्सेशन। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9 cddbfmc 5 yf 3 tch 17। प्रलय राणा का मूड। शाम का वक्त। सृष्टि बस से उतरकर पैदल पैदल वर्मा हाउस की तरफ जा रही थी। वही प्रलय की गाड़ी पूरे रास्ते उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही सृष्टि वर्मा हाउस के अंदर गई, प्रलय ने अपनी गाड़ी वापस घुमा दी और राणा मैंशन की तरफ निकल गया।
सृष्टि घर के अंदर आई तो उसे आज माहौल थोड़ा शांत मिला। सृष्टि ने राहत के सांस ली और सीधा अपने कमरे में जाकर पहले अपना पर्स और फ़ोन टेबल पर रखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी कमरे में मानव आया और उसे देखते हुए बोला, खाना बनाने के बाद मेरे कपड़े पैक कर देना। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों क्यों मानव जी, आपके कपड़े क्यों पैक करने हैं? मानव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, तेरी इतनी औकात कब से हो गई कि तू मुझसे सवाल करने लगे? जितना कहा है उतना किया कर। मैं तो अपने बाप के सवालों के जवाब नहीं देता, तू तो चीज़ ही क्या है? मानव की बात सुनकर सृष्टि ने अपना सर झुका लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि मानव के कपड़े क्यों पैक करने हैं। नहाते वक्त उसका ध्यान अपने हाथ पर गया। अचानक ही उसके सामने प्रलय का चेहरा घूम गया। प्रलय ने जिस तरह से उसके हाथ पर दवा लगाई थी, वो अभी भी उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। सृष्टि ने तुरंत अपना सिर झटका और जल्दी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आए। सबसे पहले वो किचन में आई ताकि जल्दी जल्दी रात का खाना बना सके। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में हॉल में कुसुम जी सोफे पर बैठी अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स को देख रही थी। उन्हें बस प्रलय का इंतजार था। अभी कुछ देर पहले उनकी प्रलय से बात हुई थी तो प्रलय ने उन्हें बताया था कि वो अभी थोड़ी ही देर में घर आ रहा है। अभी वो पिक्चर्स की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और प्रलय अंदर आया। उन्हें देखते हुए प्रलय भी मुस्कुराया और आकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर सोफे पर लेट गया। कुसुम जी हैरान रह गई। वो प्रलय के सिर पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, क्या बात है? आज ये मेरा खड़ूस बेटा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? प्रलय मुस्कुराते हुए ही बोला, आपको किसने कहा कि मैं खड़ूस हूँ? मैं तो यूं ही हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, आप ही मेरी मुस्कुराहट नहीं देखती हो मॉम। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अगर खड़ूस नहीं हो तो फिर अब मैं जो कहूँगी मेरी वो बात मानोगे ना? प्रलय उन्हें देखते हुए बोला, आज तक ऐसी कोई बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी हो? कुसुम जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज की बात कुछ खास है। प्रलय ने अब सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। कुसुम जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स उसके सामने की और बोली, इनमें से एक लड़की अपने लिए पसंद कर लो। आज ही पंडित जी ने भिजवाई है, मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही है। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद आए, फिर रिश्ते की बात फाइनल करूंगी। प्रलय ने बिना उन पिक्चर्स की तरफ देखे उन्हें कुसुम जी के हाथ से लिया और टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं है मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, बिना देखे ही सबको रिजेक्ट कर दिया? ये कोई बात होती है प्रलय? मैं कितने वक्त से कह रही हूँ तुमसे कि शादी के लिए कोई लड़की पसंद कर लो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। देखो अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। प्रलय मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर कुसुम जी हैरानी से बोली, मतलब मेरा शक सही था? बताओ मुझे कौन है वो लड़की, मैं कल ही उसके घर जाकर उसका हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी। मैं भी देखती हूँ प्रलय राणा ने किसे पसंद किया है अपने लिए। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, आप उसके घर नहीं जा सकती है मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्यों? ऐसे कैसे, क्यों नहीं जा सकती मैं उसके घर? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप उसके घर गई तो वो जो पहले ही गुस्से में नाक फुलाए घूम रही है, वो और ज़्यादा नाराज हो जाएगी मुझसे। अब कुसुम जी गुस्से से बोली, अच्छा अब तो मैं जरूर जाऊंगी उसके घर। मैं भी तो देखूं कि मेरे प्रलय को रिजेक्ट करने वाली आखिर है कौन। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, वो यूनिवर्स है मेरी। ये बोलते हुए वो कुसुम जी की गोद से उठा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, उसे तो मैं सीधा इस घर में लेकर आऊंगा मॉम, बस आप उसके वेलकम की तैयारी कीजिएगा। कुसुम जी को अब उसकी बातों पर और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्दी से खाना लगा दीजिए मॉम, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। कुसुम जी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन प्रलय तब तक सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। कुसुम जी हैरानी से बोली, ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझे देखकर नाराज हो जाएगी और प्रलय उसे सीधा इस घर में ले आएगा? कहीं प्रलय उसके साथ कोई जबरदस्ती तो? ये बोलते हुए कुसुम जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। प्रलय ने अपने रूम में आकर अपना क्लोजेट खोला और क्लोजेट में से कपड़े निकालते वक्त उसकी नज़र वही साइड में रखे हुए सृष्टि के ब्रेसलेट पर गई। उसने उस ब्रेसलेट को उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने लाकर बड़े ही प्यार से देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, बस कुछ दिन और यूनिवर्स, उसके बाद तुम उस नर्क से बाहर निकलकर मेरे पास आओगी। तुम मेरी दुनिया में मेरी दुनिया बनकर आओगी। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करोगी या नफरत, आई डोंट केयर, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोलकर उसने उस ब्रेसलेट को बड़े ही प्यार से चूमा और फिर वापस उस जगह पर रख दिया। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ सृष्टि वर्मा हाउस में सबको खाना खिला रही थी।
सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सृष्टि रसोई में गरम गरम रोटियां सेक रही थी और साथ ही साथ उन्हें टेबल पर सर्व भी कर रही थी। बाहर से संतोष जी चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हारी जगह में होती तो अब तक सबको पेट भर के खाना खिला चुकी होती। एक तुम हो जिसे एक रोटी बनाने में भी 1 घंटा लग जाता है। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि एकदम से हड़बड़ा गई और चिमटे की जगह उसने अपने हाथ से ही रोटी गैस पर रखकर सेकना शुरू कर दिया। जैसे ही उस रोटी की गरम गरम हवा उसकी उंगली पर लगी, उसने अपना हाथ पीछे की तरफ झटकाया और अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए उस जलन को कम करने की कोशिश करने लगी। तभी मानव गुस्से से गरजते हुए बोला, अब रोटी लाओगी या फिर यूं टेबल पर तुम्हारा इंतजार करता बैठा रहूं? अगर ढंग से रोटी खिलानी ही नहीं है तो रोटी खाने के लिए बुलाया ही क्यों? ये बोलकर मानव ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। सृष्टि ने तुरंत दूसरी रोटी सेकी और जल्दी से बाहर की तरफ लेकर आई, क्योंकि पहले वाली रोटी उसके अपने हाथ को संभालने के चक्कर में जल गई थी। उसने जल्दी से रोटी मानव के प्लेट में रखी और तुरंत रसोई की तरफ भाग गई। मानव रोटी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था जाने से पहले ढंग से घर का खाना खाऊंगा, लेकिन इसकी शक्ल देखकर खाना खाने का मन ही नहीं करता। संतोष जी हैरानी से बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? मानव बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो आपको क्या लगता है कि अब मैं सारा दिन घर पर बैठा रहूंगा? इतना भी लाचार नहीं हुआ हूं, अपनी बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर देहरादून जाना है मुझे। उसी वक्त किचन से सृष्टि रोटी लेकर बाहर आए और मानव की बातें सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन अभी तो आपकी तबीयत सही नहीं है ना मानव जी? तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? मेरा मतलब है अभी तो आप ज़्यादा चलने फिरने की हालत में ही नहीं है। मानव गुस्से से गरजते हुए बोला, अच्छा तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तेरे कहने से काम करूंगा मैं, तेरे कहने से कहीं आऊंगा जाऊंगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे ज्ञान देगी? लगता है अपनी औकात भूल गई। ये बोलकर मानव अपनी प्लेट को हल्का सा पीछे की तरफ धकेलते हुए अपनी जगह से उठा और सृष्टि के पास आकर उसे गुस्से से देखने लगा। सृष्टि डर से कांपते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मानव जी। मैं तो बस आपके लिए ही बोल रही थी कि अभी आपकी तबीयत। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उन दोनों को यूं देखकर संतोष जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। वही राघव जी भी एक्सप्रेशन लेस होकर बोले, एक तो इस घर में खाना भी कोई ढंग से नहीं खाने देता है, जब देखो मनहूसियत फैली रहती है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठे और अपने कमरे में चले गए। विनी भी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की किसी काम की नहीं है। जानबूझकर खाने के वक्त ऐसा ड्रामा करती है कि सबका मूड खराब हो जाए। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठी और वहां से चली गई। सृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उसे अपनी गलती तक नहीं पता थी। उसने तो बस मानव के लिए ही कहा कि मानव की हालत ठीक नहीं है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि किसी की फिक्र करना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। संतोष जी मानव और सृष्टि के पास आए और मानव के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तू इसके मुंह क्यों लगता है? तुझे पता तो है ये तो चाहती है कि तू बस घर के लायक रह जाए, ताकि तू घर संभाले और ये बाहर जाकर कहीं भी मुंह मारे। तू इसकी बातों को मत सुना कर, तू जा रहा है काम पर तो जा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता ही है तुझे तेरी माँ कितना प्यार करती है। इसका क्या है, तुझे कुछ हो गया तो इसे तो और भी मिल जाएगा। सृष्टि, जिसकी आंखों से पहले ही आंसू नहीं रुक रहे थे, संतोष जी की बातें सुनकर उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने ये रोने का ड्रामा मत कर, चल दफा हो जा यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। वो अंदर आकर रोते हुए बोली, मुझे सच में आपकी फिक्र है मानव जी। भले ही आप मुझसे नाराज रहते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको प्यार करती हूँ। आप पति हैं मेरे, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको तकलीफ देकर मैं खुश होती हूँ। पता नहीं कब आप भी मुझे वो प्यार करेंगे जो मैं आपसे करती हूँ। ये बोलते हुए वो सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में प्रलय डाइनिंग टेबल पर आया तो कुसुम जी ने अभी तक खाना नहीं लगाया था। वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाकर उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उतर आई। वो कुसुम जी के पास आया जो गैस काउंटर पर खड़ी गरम गरम रोटियां सेक रही थी, क्योंकि प्रलय को गरम गरम रोटी ही पसंद थी। अचानक से उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। प्रलय को देखने के चक्कर में उनका हाथ हल्का सा तवे से छू गया था। प्रलय ने तुरंत उनके हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, क्या कर रही हैं आप मॉम? कितनी बार कहा है आपसे कि सर्वेंट को बुलाकर उससे बनवा लिया कीजिए खाना, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपने आराम करने भेज दिया और अब खुद मेरे लिए खाना बना रही है। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अगर सर्वेंट खाना बनाती तो तू सिर्फ 2 रोटी खाता, लेकिन अब अगर मैं खाना बना रही हूं ना तो तू पेट भरकर खाएगा।
बस इसीलिए तेरे लिए मैं खुद खाना बनाती हूँ। कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया। वो उनके हाथ को अभी भी अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए ठंडक दे रहा था। कुसुम जी ने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, इतना भी नहीं जला है। ये सब तो होता रहता है, तू ये बता यहीं पर मेरे पास खड़ा होकर खाना खाएगा या फिर डाइनिंग टेबल पर सर्व करूं? प्रलय तुरंत काउंटर पर बैठ गया और बोला, मैं तो यहीं पर खाऊंगा। आप बस जल्दी से खाना दे दीजिए। कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट में खाना सर्व किया और प्रलय को दे दिया। प्रलय मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा। उसकी नज़र एक बार फिर से कुसुम जी पर गई। कुसुम जी को देखते हुए उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूमने लगा। वो इमेजिन कर रहा था कि जब सृष्टि राणा मेंशन में आ जाएगी तो वो भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाएगी और खाना खाने के बजाय प्रलय उसे किस किस तरह से परेशान करेगा। वो सब सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही कुसुम जी उसे देख देख कर हैरान हो रही थी। उनका मन कर रहा था कि प्रलय से पूछे कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे प्रलय दीवानों की तरह खाना खाते वक्त भी इमेजिन कर रहा है। लेकिन फिलहाल वो चुप रही। प्रलय ने अपना खाना फिनिश किया और फिर कुसुम जी के माथे को चूमकर गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। उसे जाते देख कुसुम जी बोली, मेरे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़कर है प्रलय। लेकिन अगर वो खुशी किसी के साथ जबरदस्ती करके मिलेगी तो वो मैं तुझे नहीं करने दूंगी। सुबह का वक्त। वर्मा हाउस से मानव कैब में बैठकर जा चुका था। उसने सृष्टि को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि उसे आने में काफी दिन लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ ख्याति ने प्रलय को कॉल किया। प्रलय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। प्रलय ने उसका कॉल रिसीव किया। सामने से ख्याति बोली, मैं मानव के साथ देहरादून जा तो रही हूँ, लेकिन ये तो बता दो कि जाना कितने दिनों के लिए है। प्रलय चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल के लिए बोला, तुम बेशक से जब मर्जी वापस आ जाओ, लेकिन वो मानव तब तक देहरादून से वापस नहीं आएगा जब तक कि प्रलय राणा ऑर्डर नहीं देगा, और प्रलय राणा का ऑर्डर प्रलय राणा के मूड पर डिपेंड करता है और प्रलय राणा का मूड उसे यहाँ वापस लाने का बिल्कुल भी नहीं है। क्या मानव का देहरादून जाना करेगा सृष्टि और प्रलय को एक? क्या चल रहा है प्रलय के दिमाग में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लव 18 प्रलय का सृष्टि की पीरियड्स केयर। मुंबई एयरपोर्ट पर मानव एयरपोर्ट के अंदर आया तो उसे वहां पर ख्याति मिली। ख्याति को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ख्याति को तो वो कब से अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन ख्याति कभी उसके जाल में फंसती ही नहीं थी। उसने तो बहुत बार ट्राई किया था कि ख्याति की कंपनी में काम करते करते ख्याति की कंपनी ही अपने नाम करवा ले, जिसका एक ही रास्ता था ख्याति को अपने प्यार के चक्कर में फंसाना। लेकिन ख्याति जैसी लड़की मानव जैसे लड़के के चंगुल में फंस ही नहीं सकती थी। वो अपने पैर से हल्का हल्का लंगड़ाते हुए ख्याति के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ मैम। आपने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया, मुझे पता था एक दिन आप मुझसे खुश जरूर होंगी। ख्याति ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और थोड़े एटीट्यूड से बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हनीमून पर नहीं लेकर जा रही हूँ तुम्हें, एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ और थोड़ा ढंग से रहना। अगर ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाया तो लेकर तो फ्लाइट पर जा रही हूँ, वापसी तुम्हें पैदल करनी पड़ेगी। ये बोलकर ख्याति आगे की तरफ बढ़ गई। मानव उसे जाते देख बोला, ऐसे कैसे वापसी मुझे पैदल करनी पड़ेगी? जा तो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बनकर रहा हूँ, लेकिन आऊँगा मैं बजाज इंडस्ट्रीज का बॉस बनकर। अगर तुम्हें अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया तो मैं भी मानव वर्मा नहीं। ये बोलकर मानव तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बस स्टॉप पर आए और अपनी बस का इंतजार करने लगी। उसे रागिनी का भी इंतजार था। रागिनी और वो हमेशा बस स्टॉप पर मिलते थे, लेकिन आज ना ही रागिनी आ रही थी और ना ही बस। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही बस पर गई। वो अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, रागिनी कहाँ रह गई? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सृष्टि रागिनी के बारे में सोच रही थी। तभी बस उसके सामने आकर रुक गई तो उसे मजबूरन बस में चढ़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने सामने खड़े हार्दिक को देख रही थी। हार्दिक ने अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोका था। वो हार्दिक को देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि कल से हार्दिक ऑफिस में ही घूम रहा था। रागिनी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हार्दिक जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। बस ये समझ लो कि कोई है जो मुझसे तुम्हारा पीछा करवा रहा है। रागिनी हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैं साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पहले कंपनी अमय सर की थी, लेकिन अब प्रलय सर ने टेक ओवर कर लिया है और मैं सिर्फ उस कंपनी में काम करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे बारे में फालतू का कुछ मत सोचिए, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये बोलते हुए रागिनी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हार्दिक उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो उसके करीब हुआ तो रागिनी तुरंत पीछे की तरफ हट गई।
हार्दिक अभी भी नहीं रुका तो रागिनी पीछे खड़ी उसकी गाड़ी से लग गई। हार्दिक उसके ऊपर झुका और बोला, इंटरेस्ट तो मुझे भी तुम में नहीं, लेकिन फिलहाल तुम्हें इंटरेस्ट के साथ मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और मेरे साथ राणा इंडस्ट्रीज चलना पड़ेगा। रागिनी गुस्से से बोली, कोई जबरदस्ती है क्या? हार्दिक एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, जबरदस्ती ही समझ लो, अब ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये बोलकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रागिनी हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हार्दिक ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर गया और उसे गाड़ी में धक्का दिया। रागिनी हैरान रह गई, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही हार्दिक ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रागिनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बार बार हार्दिक की तरफ देख रही थी, लेकिन हार्दिक का ध्यान पूरा गाड़ी चलाने में था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। उसी ने हार्दिक को रागिनी के पास भेजा था ताकि रागिनी और सृष्टि दोनों ऑफिस एक साथ ना आए। सृष्टि बस से उतरकर राणा इंडस्ट्रीज के अंदर आए और अंदर जाकर लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट के अंदर आए, किसी ने अपने पैर से लिफ्ट के दरवाजे पर रोका और बंद होते हुए लिफ्ट एकदम से रुक गई। सृष्टि ने नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, ये सोचकर कि कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन वहां पर प्रलय राणा को देखकर उसकी सांसें सूखने लगी। वही दरवाजे पर खड़ा प्रलय एकटक सृष्टि को देख रहा था, जिसने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि चौंक गई थी। उसने तुरंत अपने कंधे पर समेट कर रखा हुआ पल्लू नीचे की तरफ सरकाया और अपने पूरे पेट को कवर कर लिया। उसकी इस हरकत पर प्रलय की नज़रें तिरछी हो गई। वो अंदर की तरफ आया और सृष्टि के बिल्कुल करीब होकर खड़ा गया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप यहाँ? मुझे सीढ़ियों से जाना है। ये बोलकर वो तुरंत लिफ्ट से बाहर की तरफ जाने लगी। प्रलय ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोका तो सृष्टि का पल्लू खुद ब खुद ऊपर की तरह उठ गया और प्रलय का हाथ सृष्टि के पेट को छूने लगा। सृष्टि की सांस जैसे हलक में अटक गई। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय ने अपने हाथ से हल्का सा उसके पेट को दबाया और बोला, क्यों, लिफ्ट से जाने में क्या प्रॉब्लम है? सृष्टि कांपती हुई आवाज में बोली, छोड़िए मुझे। प्रलय हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं है तुम्हें यूनिवर्स। सृष्टि प्रलय की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? प्रलय भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ भी नहीं, पर मैं सब कुछ बिगड़ा हुआ संवारना चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का पल्लू अपने हाथ में पकड़ा और जिस तरह से उसका दुपट्टा पहले अच्छे से सिमटा हुआ उसके कंधे पर था, वैसे ही वापस रखने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन जो कभी सृष्टि की गर्दन पर सृष्टि को महसूस हो रही थी तो कभी अपनी पीठ और अपने पेट पर, उनसे सृष्टि सहने लगी। सांसों की गहराई बढ़ती ही जा रही थी और प्रलय की गहरी नज़र उस पर और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने सृष्टि के दुपट्टे को बिल्कुल ठीक किया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, खुद को अगर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो तो मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लो यूनिवर्स। अगर इस पूरी दुनिया में मेरी यूनिवर्स को देखने का हक किसी को है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे है। प्रलय राणा को, और प्रलय राणा का हक तो उसे हक देने वाली भी नहीं छीन सकती। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, लेकिन मैं आपको कभी खुद पर वो हक दूंगी ही नहीं। ये बोलते हुए वो प्रलय को बहुत गुस्से से देख रही थी। प्रलय वापस उसके चेहरे पर झुका और इस बार उसकी गर्म सांसें सृष्टि के चेहरे को छूने लगी। सृष्टि लिफ्ट की दीवार से लगी हुई थी और प्रलय ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे हुए थे। वो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर बोला, कोई राह चलता इंसान नहीं हूं मैं, जो तुमने इनकार किया तो मैं इजहार भुला दूंगा। आशिक हूं मैं तुम्हारा, वो भी दिल जला। तुमने इनकार किया तो तुमसे तुम ही को चुरा लूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। सृष्टि बस प्रलय की आंखों में खोई हुई थी, जिनमें उसे एक अलग ही दीवानापन नजर आ रहा था। उसे लिफ्ट खुलने का कुछ पता ही नहीं चला तो प्रलय ने उसके पेट पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसके नाजुक से पेट पर चिकोटी काट ली तो सृष्टि सिसकी लेते हुए कांप उठी। वो होश में आए और होश में आते ही उसकी नज़र लिफ्ट के दरवाजे पर गई। उसने तुरंत प्रलय को खुद से धक्का दिया और लिफ्ट से बाहर निकल गई। वो तेज कदमों से अपने केबिन के अंदर आए और केबिन का दरवाजा बंद कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। अपनी बेतहाशा चलती हुई धड़कनों को महसूस करते हुए वो प्रलय की बातें याद कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठी और अपना काम करने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, बस कुछ दिन और, जैसे ही मानव अपनी ट्रिप से वापस आएंगे मैं इस नौकरी से रिज़ाइन दे दूंगी। मुझे नहीं करनी इस कंपनी में जॉब। बेशक से मानव जी मुझ पर गुस्सा करें, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी।
उसने अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश की तो कुछ देर बाद वो थोड़ा ठीक हो गई थी, पर अचानक ही उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और खुद में सिमटने लगी। उसे अपने पेट में बहुत जोरों से दर्द महसूस होने लगा था। तभी कुछ सोचते उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना पर्स उठाया और उसे टटोलने लगी। उसे अपने सैनिटरी पैड चाहिए थे। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन उसे बैग में सैनिटरी पैड्स मिल ही नहीं रहे थे। वो खुद से ही बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं हाफ डे लेकर घर चली जाऊँ? पर नहीं, अगर घर जाऊँगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि मैं काम से चोरी करती हूँ। पर यहाँ पर मैं सैनिटरी पैड कैसे मंगवाऊँ? क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर जाऊँ? ये सब सोचते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय लैपटॉप पर उसकी बातें सुन रहा था। जब उसे सृष्टि की प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हारा प्रलय तुम्हारे पास है तो तुम्हें फिक्र करने की इजाज़त ही नहीं है। यूनिवर्स ये प्रलय तो तुम्हारे कदमों में दुनिया लगा कर रख दे तो फिर ये तो चीज़ ही क्या है? ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और उससे किसी को एक मैसेज किया। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकलने वाली ही थी। उसने सोच लिया था कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर मार्केट की तरफ जाएगी, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही प्रलय केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि उससे नज़र चुराते हुए बोली, मैं आपके ही केबिन में आ रही थी सर, वो मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि केबिन का दरवाजा बंद कर प्रलय अंदर की तरफ आया और सृष्टि के होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि का दिल धक सा रह गया। उसने नज़रें उठाकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है? सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने अपना दूसरा हाथ सृष्टि के आगे किया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। प्रलय उसे देखते हुए बोला, इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान होगा। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय उसे ये सब सामान देने आया है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही प्रलय को समझ आ रहा था कि सृष्टि क्या सोच रही है। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जाना चाहती हूँ। बस आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि एकदम से कांप उठी। वो तुरंत उसका हाथ अपने गाल से हटाने को हुई, लेकिन प्रलय उसके गाल को हल्का हल्का सहलाते हुए उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है यूनिवर्स। मैं जानता हूँ तुम किस प्रॉब्लम में हो और मेरी यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हूँ। बस इतनी कोशिश करना कि मैं खुद तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाऊँ। सृष्टि हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, खैर ये बताओ कि इसे खुद इस्तेमाल करोगी या फिर मैं हेल्प करूँ? सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसे एक जोर से बिजली का झटका लगा हो। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। प्रलय के मुंह से ऐसी बात सुनना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत प्रलय के हाथ से बैग लिया और बोली, कितने बेशर्म इंसान हैं आप, शर्म नहीं आती आपको एक शादीशुदा लड़की से यह बातें करते हुए? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं अपनी चीज़ मैनेज कर सकती हूँ। गुस्से से ये सब बोलकर वो प्रलय के हाथ से वो बैग लेकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। प्रलय अपने चेहरे पर लंबी सी स्माइल लिए उसे देख रहा था। सृष्टि वॉशरूम में आए और आकर उसने गहरी सांस ली। अभी अभी उसके साथ जो हुआ उसके लिए बहुत अजीब था। प्रलय ने उसका पूरा दिमाग घुमा दिया था। वो उस बैग की तरफ देखने लगी। उसने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें सैनिटरी पैड से लेकर पीरियड्स में जितनी भी चीज़ यूज़ होती है वो सब था। वो सब देखते हुए उसने अपना माथा पीट लिया, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो खुद ब खुद प्रलय के बारे में सोचने लगी थी। आज तक कभी मानव ने भी उसे ये सब चीज़ लाकर नहीं दी थी। अगर वो कभी मांगती भी तो मानव का यही जवाब होता था कि उसके पैर या हाथ नहीं टूटे जो वो अपनी चीज़ खुद नहीं ला सकती। प्रलय का उसके लिए ये सब करना उसे एक स्पेशल सी फील दे रहा था। पर जब अचानक ही उसे महसूस हुआ कि वो क्या सब सोच जा रही है, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, मैं प्रलय सर की बातों में नहीं आ रही हूँ। इस वक्त मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो बस मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हाँ, अब इस जॉब से रिज़ाइन तो मैं बहुत जल्दी दूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी सृष्टि के केबिन में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ ऐसा खास था जो उसने अभी तक सृष्टि को नहीं दिया था। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई जो वॉशरूम से अपनी साड़ी को संभालते हुए बाहर निकली। सृष्टि ने भी इस वक्त प्रलय की तरफ देखा जो उसकी चेयर पर आराम से बैठा था। उसे देखते हुए प्रलय उसकी तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा। क्या देने वाला है अब प्रलय सृष्टि को?
क्या सच में सृष्टि दे देगी जॉब से रिजाइन? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9 cddbfmc 5 year 3 tch19 angry Pralay and his warning। राणा इंडस्ट्रीज। सृष्टि जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली उसकी नज़र प्रलय पर गई जो उसकी चेयर पर बैठा था। प्रलय ने भी जब उसे देखा तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। सृष्टि आगे की तरफ आती उससे पहले ही प्रलय अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसे अपने करीब आते देख सृष्टि की धड़कनें भी तेजी से बढ़ गई। प्रलय उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, अब रिलैक्स फील हो रहा है? उसका सवाल सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कैसा फील हो रहा है? आप यहाँ से जाए, ये मेरा केबिन है, आपका नहीं। ये बोलते हुए सृष्टि मुंह बनाते हुए आगे की तरफ आ गई। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो वापस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे एकटक देखते हुए बोला, ये केबिन बेशक से तुम्हारा है यूनिवर्स, लेकिन तुम मेरी हो और जो चीज़ और जो इंसान मेरा है उससे जुड़ा सब कुछ मेरा है। ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपने बालों पर अपना हाथ रख कर घुमाया तो जो बाल उसके माथे पर आकर बिखरे वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश लग रहे थे। सृष्टि बिना उसकी तरफ देखे बोली, देखिए ये गोल गोल बातें मेरे साथ मत कीजिए, मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आई हूँ, मुझे काम करने दीजिए। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गई। प्रलय जाकर उसके सामने उसके ही टेबल पर बैठ गया तो सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय ने हल्का सा टेढ़ा होकर अपनी पॉकेट से एक बहुत बड़ा चॉकलेट का पैकेट निकाला और सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। उस चॉकलेट को देखकर सृष्टि की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई, लेकिन तुरंत उसने अपनी नज़रें प्रलय और उसे चॉकलेट पर से हटाए और अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें फाइल खोलने लगी जिस पर वो पहले काम कर रही थी। प्रलय ने वो चॉकलेट अब बिल्कुल उसके चेहरे के सामने कर दिया। सृष्टि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आपको इंसल्ट फील नहीं होता है क्या? मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे केबिन से बाहर जाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे गुस्से से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, करती रहो बेशक से गुस्सा। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोले, कितने निरस प्राणी हैं आप। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और ये निरस प्राणी तुम्हें शर्माने पर मजबूर करेगा। ये बोलते हुए जब प्रलय के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई तो सृष्टि ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। प्रलय एक बार फिर से उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए बोला, जब पीरियड्स आते हैं तो चॉकलेट खाने से मूड ठीक हो जाता है। सृष्टि तुरंत बोली, हाँ, आपको तो पता ही होगा मूड स्विंग्स के बारे में। आपकी तो हरकतें बता रही है कि पता नहीं कितनी ही लड़कियों को इस तरह से आप चॉकलेट देते होंगे। जब शादीशुदा को नहीं छोड़ रहे तो कुंवारी तो ना जाने कितनी ही होगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। सृष्टि एकदम चौंक गई। प्रलय ने उसके कंधे पर बेहद कसकर अपना हाथ रखा हुआ था। वो सृष्टि के चेहरे पर झुका और बोला, मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है यूनिवर्स। शादीशुदा हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा, बल्कि अब तो मेरा प्यार मेरा ऑब्सेशन बन गया है। और बेशक से प्रलय राणा के आसपास लड़कियों की लाइन लगी हो, लेकिन प्रलय राणा के दिल पर सिर्फ उसकी यूनिवर्स हुकूमत करती है। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। जिस तरह से प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था वो प्रलय पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। प्रलय ने चॉकलेट का रैपर खोला और उसके होठों से लगा दिया। सृष्टि इस कदर प्रलय में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वो चॉकलेट उसके होठों को छूने लगी। करीबन 3-4 मिनट वो चॉकलेट यूं ही उसके होठों से लगी रही। ना प्रलय ने उस पर से अपनी नज़रें हटाए और ना ही उसने प्रलय पर से अपनी नज़रें हटाए। जब उसके होठों पर वो लगी हुई चॉकलेट हल्की हल्की मेल्ट होकर उसके होठों का भिगोने लगी तो वो एकदम से होश में आए। वो तुरंत पीछे की तरफ हटी और प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, अब नज़रें क्यों हटा ली? मुझे तो लगा कि आज मेरी यूनिवर्स मुझ में खो जाएगी। सृष्टि तुरंत गुस्से से बोली, आप यहाँ से जा रहे हैं या फिर मैं यहाँ से जाऊँ? देखिए, मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं ये जब छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर प्रलय ने कुछ नहीं कहा और फिर हंसने लगा। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा कौन सा जोक मारा है जो प्रलय इस तरह से हंस रहा है। उसे हंसते हुए देखा सृष्टि को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठी और बोली, ठीक है, आप हंसते रहिए, मैं ये जॉब अभी इसी वक्त छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस ऑफिस से। ये बोलते हुए प्रलय के सामने से सृष्टि केबिन के दरवाजे की तरफ जाने लगी।
वो 2 कदम आगे बढ़ाती, उससे पहले ही प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि का हाथ सीधा प्रलय के सीने पर आकर लगा और सृष्टि का दिल धकसा रह गया। प्रलय के पास खड़े होने पर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग की भट्टी के करीब खड़ी हो। इस वक्त प्रलय गुस्से से तप रहा था। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे और भी ज्यादा करीब खींच लिया। सृष्टि एकदम सुन्न हो गई। प्रलय उसे देखकर बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, मैं हंसा इसलिए क्योंकि तुम ये समझ जाओ कि तुमने अभी जो बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। पर यूनिवर्स, मुझे मजाक भी एक हद तक पसंद है। आइंदा ये बात तुम्हारी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। मुझे छोड़कर जाने का ख्याल कभी ख्यालों में भी मत लाना। प्रलय राणा तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। अगर उससे दूर जाने की कोशिश भी की ना, तो जिंदगी में ऐसा प्रलय आएगा, ना खुद को संभाल पाओगी, ना इस प्रलय राणा को, और ना ही जो प्रलय आएगा उसे। प्रलय की धमकी सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय टेबल से नीचे की तरफ उतरा। सृष्टि उसके बिल्कुल करीब ही थी तो सृष्टि भी अब उसके साथ ही पीछे की तरफ हुई। प्रलय ने उसके होंठों की तरफ देखते हुए उन पर लगी हुई वो चॉकलेट अपनी उंगली पर ली और उसे अपने होंठों से लिक कर लिया। सृष्टि के पूरे बदन में एक कर्ज सा दौड़ गया। प्रलय अभी भी इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए बोला, अपने दिल की बात साफ साफ तुम्हें शब्दों में बता दी, लेकिन फिर भी तुम्हें कोशिश करके देखनी हो तो देख लेना यूनिवर्स। पर एक बात याद रखना, प्रलय राणा थोड़ा सनकी किस्म का इंसान है। जितना उसका प्यार खतरनाक है ना, उससे ज़्यादा उसका गुस्सा खतरनाक है। प्यार से भी तुम्हें बचकर ही रहना होगा और गुस्से से तो बहुत बचकर रहना होगा। ये बोलकर प्रलय ने उसके पेट पर से अपना हाथ हटाए, लेकिन 2 उंगलियों से उसके पेट पर चिकोटी काट दी। सृष्टि अचानक से होश में आई। आज सुबह भी प्रलय ने ऐसे ही किया था और अब भी प्रलय ने उसे बड़ी जोर से चिकोटी काटी थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते ही रह गई और प्रलय चेहरे पर मंद मंद सी मुस्कुराहट लिए केबिन से बाहर चला गया। सृष्टि बस उसे जाते देखती रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो और अब वो तूफान थम सा गया हो, लेकिन अंदर एक डर था कि कहीं वो तूफान वापस ना आ जाए। सृष्टि एक बार फिर से काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें दरवाजे पर जा रही थी। जब भी हल्की सी आहट होती तो उसे ऐसा लगता कि प्रलय आया है, लेकिन प्रलय जब से गया था तब से वापस आया ही नहीं। शाम हो चुकी थी। सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली तो रागिनी उसका इंतजार करती हुई ही मिली। वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम कब आए? मैंने तो पहले भी चेक किया था लेकिन तुम अपने केबिन में नहीं थी। रागिनी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो अपने केबिन में ही थी और आज सुबह मैं लेट हो गई थी, इसीलिए शायद तुमने मुझे देखा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रागिनी कुछ छुपा रही हो, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रागिनी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकली और वापस वर्मा हाउस आ गई। वर्मा हाउस। बार बार उसके दिल में प्रलय का ख्याल आ रहा था। जरा सी भी उसके आसपास आहट होती तो उसे ऐसा लगता कहीं से प्रलय ना आ गया हो। सृष्टि ने अपना पर्स अपनी अलमारी में रखा तो उसे अचानक से ध्यान आया कि उसके पर्स में प्रलय की दी हुई चॉकलेट है। उसने पर्स को खोला और उस चॉकलेट को निकाला। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सृष्टि ने तुरंत उसे चॉकलेट को पर्स में वापस डालना चाहा, लेकिन तभी विनी उस चॉकलेट की तरफ देखते हुए अंदर की तरफ आए और बोली, यहाँ पर मेरा भाई खून पसीने की कमाई से घर चलाने की कोशिश कर रहा है और ये मैडम इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खाई जा रही है। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। विनी ने तुरंत उसके हाथों से वो चॉकलेट छीन ली थी। विनी ने उस चॉकलेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जो सृष्टि जैसी लड़की के लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल था। विनी हैरानी से बोली, इतनी महंगी चॉकलेट? सृष्टि उसे कुछ बोलती उससे पहले ही विनी बोली, कहीं तुम्हारे किसी आशिक ने तो नहीं दी? सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये चॉकलेट तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी ने जोर से आवाज़ लगाई, माँ ज़रा इधर तो आना। विनी की आवाज़ सुनकर संतोष जी वहाँ पर आए। विनी जल्दी से उसके पास गई और बोली, ये देखिए माँ, आपकी इस लाडली की हरकत। कितनी महंगी चॉकलेट खाए जा रही है। आपको पता भी है ये चॉकलेट कम से कम 2000 की है। ज़रा पूछो तो इससे कि इसकी औकात कब से हुई इतनी महंगी चॉकलेट लेने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई के जाते ही ये गुलछड़े उड़ाने लगी है। सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो संतोष जी से क्या कहे। संतोष जी उसे गुस्से से घूरते हुए उसके पास आए और बोली, कहाँ से लाई तू ये चॉकलेट? सृष्टि डरते हुए बोली, वो ऑफिस में। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी ने जोर से इसका कंधा पकड़ा और बोली, अटक अटक कर क्या बोल रही है? बता, किसने दी ये चॉकलेट? किसके साथ मुंह काला कर रही है तू? सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। वो डरते हुए बोली, ये चॉकलेट मेरी नहीं है।
वो आज ऑफिस में सबको चॉकलेट दी गई थी, तो मुझे भी मिली। मैंने खुद से नहीं खरीदी। विनी तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी। संतोष जी को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। विनी ने संतोष जी से वो चॉकलेट वापस छीनी और बोली, तुम्हारे बॉस ने अगर चॉकलेट दी है तो तुम्हारे बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, क्योंकि इस चॉकलेट को मैं खाऊंगी। तुम्हारी औकात नहीं है इसे खाने की। इतनी कीमत तो तुम्हारी खुद की नहीं है जितनी महंगी तुम्हारे पास चॉकलेट है। इंसान को अपनी औकात के हिसाब से खाना चाहिए। ये बोलकर विनी उस चॉकलेट को खाते हुए ही रूम से बाहर चली गई। संतोष जी गुस्से से देखते हुए बोली, अब तेरा बॉस यहाँ पर खाना बनाने नहीं आएगा। चल जल्दी से किचन में जा और डिनर की तैयारी कर। जब देखो इधर उधर मुंह मारती रहेगी। ये बोलकर संतोष जी भी वहां से चली गई। जैसे ही वो बाहर की तरफ आए, उनकी नज़र विनी पर गई जो बड़े मजे से चॉकलेट खा रही थी। संतोष जी ने आकर उससे वो चॉकलेट छीनी और बोली, अकेले अकेले खाएगी क्या? ज़रा मुझे भी दे। ये बोलकर वो जाकर सोफे पर बैठ गई। अंदर कमरे में खड़ी सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इस वक्त एक तकलीफ सी महसूस हो रही थी। पता नहीं विनी की बातों से या फिर अपनी किस्मत की वजह से, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। खाना वगैरह निपटाकर सृष्टि वापस अपने कमरे में आए और आकर मानव को कॉल करने लगी। उसे पूछना था कि मानव सही सलामत देहरादून पहुंच गया ना, लेकिन मानव ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अभी वो फ़ोन टेबल पर रख कर सोने ही वाली थी कि उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुआ। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज था, जिस पर लिखा था, क्या कर रही हो? मुझे याद कर रही हो क्या यूनिवर्स? जैसे ही सृष्टि ने वो यूनिवर्स शब्द पढ़ा, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने लगी। यूनिवर्स शब्द देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि ये मैसेज उसे किसने भेजा होगा। वो तुरंत से प्रलय का मैसेज डिलीट करने को हुई, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन बजने लगा। प्रलय के नंबर से ही कॉल आते हुए देख सृष्टि और भी ज़्यादा डर गई। फ़ोन से ज़्यादा तेज उसकी धड़कनें चलने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि प्रलय उसे बार बार कॉल करें, इसीलिए उसने प्रलय का कॉल रिसीव करना ही सही समझा, ताकि एक ही बार में वो उसे समझा दे कि प्रलय उसे इस तरह से कॉल ना करें। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से आवाज़ आई, जल्दी से अपनी बालकनी खोलो। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत नज़रें उठाकर बालकनी की तरफ देखा, जहां से खिड़की की तरफ से एक साया दिखाई दे रहा था। सृष्टि ने तुरंत अब अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर चिटकनी नहीं लगी हुई थी। वो तुरंत बेड से उठी और भागकर दरवाजे के पास गई और चिटकनी लगाई। चिटकनी लगाने के बाद उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जब उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर फिर से प्रलय की आवाज़ सुनाई दी तो वो तुरंत बालकनी के दरवाजे की तरफ भागी। क्या प्रलय की प्यार भरी हरकतें सृष्टि के दिल को पिघला पाएंगी? क्या सृष्टि के दिल में प्रलय अपने प्यार के एहसासों का प्रलय ला पाएगा? व्हाट्सएप लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298 oxfl 9cddbfmc5 yf 3tch20 मुझे मीठा खाना है। सृष्टि बालकनी के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे बालकनी का दरवाजा खोलने में भी डर लग रहा था। बाहर प्रलय खड़ा है, ये सोच कर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो बालकनी का दरवाजा नहीं खोलेगी तो प्रलय का कोई पता नहीं कब वो घर के मेन गेट से भी अंदर घुस आए। उसने डर के मारे दरवाजा खोल ही दिया। सामने प्रलय खड़ा गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम जानती भी हो मैंने आज तक इतना वेट किसी का नहीं किया। अगर ये दरवाजा। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि तुरंत उसके करीब हुई और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। चांद की रोशनी में सृष्टि का चेहरा चांदनी से नहाया हुआ था और प्रलय, जिसकी धड़कनें पहले ही तेजी से चल रही थी, जब उसने सृष्टि के हाथ को अपने होठों पर महसूस किया तो बस वो धड़कने पागल हो उठी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज में बोली, प्लीज धीमे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रलय भी धीमे से बोला, मेरे लिए तो तुम्हें देखना ही कयामत के बराबर है। ये बोलते हुए उसके होंठ सृष्टि को छू रहे थे। सृष्टि को अपने बदन में एक कर्ज सा दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के होठों से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों आए यहाँ पर? मैंने आपसे मना किया था ना कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि प्रलय अब उसके सामने नहीं खड़ा था बल्कि कमरे के अंदर आ गया था। उसे यूं अपने कमरे में घुसते हुए देख सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे आए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने अब उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे धीरे बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन अब खुद इतना तेज बोल रही हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो जाए।
मुझे पिटवाने का इरादा है क्या? सृष्टि ने तुरंत मासूमियत से अपना सिर ना में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अगर इरादा होता भी तो इरादा पूरा नहीं होता मेरी जान। प्रलय राणा हूं मैं, नजरें उठे तो नजरों को आंखों के समेत उखाड़ दूं। हाथ मुझ तक पहुंचना तो सामने वाले इंसान के लिए मौत के बराबर है। सृष्टि गुस्से से घूरने लगी और फिर धीरे से बोली, आप अपनी धमकियों से मुझे डरा रहे हैं। प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो प्यार करने के लिए बेसब्र हूं। तुम इजाजत तो दो। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बालकनी के दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर बोली, चुपचाप चले जाए यहाँ से। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। प्रलय बेफिक्री से बोला, अगर करना चाहती हो तो करके देख लो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो काम मुझे 2-4 दिन बाद करना है वो अभी कर दूंगा। सृष्टि हैरानी से बोली, कैसा काम? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाने का काम। ज़्यादा भारी नहीं हो तुम, कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। डोली वोली की जरूरत नहीं है मुझे। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय को कैसे समझाएं कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। वो शादीशुदा है। उसकी एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सृष्टि इस बार गुस्से से बोली, मुझे लगता है बचपन में ना आपके सिर पर कोई चोट लग गई थी, इसलिए आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपको एक बात समझ में नहीं आ रही कि शादीशुदा लड़कियों के साथ इस तरह से बातें नहीं की जाती। उनके कमरों में ऐसे नहीं आया जाता। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पागल हूँ। तुमने यकीन नहीं किया, अब दोबारा बता देता हूँ। मैं पागल हूँ मेरी जान, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, और ये पागलपन ऐसा ही है। अब इसे तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। खैर ये बताओ, मुझे अपनी गोद में सुलाओगी या फिर अपनी बाहों में? उसकी बात सुनकर सृष्टि बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। इस बार प्रलय ने जो बात कही थी वो सुनकर पता नहीं क्यों उसे अपने गाल गर्म से होते महसूस हो रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और वहां पर लगे हुए छोटे से आई कैमरा से देखने लगी कि कहीं कोई बाहर खड़ा तो नहीं। उसे यूं दरवाजे की तरफ भागते देख प्रलय हैरान था। वो उसके पास आया और उसके चेहरे बिल्कुल करीब चेहरा लाकर बोला, क्या देख रही हो बाहर, और दरवाजे से क्यों देख रही हो? हम बाहर चलते हैं ना? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने वापस प्रलय की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दूसरी तरफ लेकर आए। दरवाजे से उनकी आवाज़ बाहर जा सकती थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की परेशानी और डर दिखाई दे रहा था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थामा और उन्हें देखने लगा। आज भी उसके हाथों में कई जगह जलने के निशान थे तो कई जगह खरोचों और चोटों के। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, उस जल्लाद मानव का तो बंदोबस्त कर दिया है मैंने। लगता है तुम्हारी इस नकचरी ननद और सास का भी करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानव को देहरादून भेजने वाला इंसान प्रलय है। वो हैरानी से बोली, आपने मेरे मानव? अभी वो बोली ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। उसकी नज़रें सृष्टि पर सर्द हो गई थी और उन नज़रों को महसूस कर ही सृष्टि की बात अधूरी रह गई थी। प्रलय की आंखें ही बता देती थी कि जब उसे गुस्सा आता था तो बेइंतहा आता था। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाए। प्रलय ने उसे शांत देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने ही मानव को देहरादून भिजवाया है और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मन तो उसका ऊपर की टिकट कटवाने का था, लेकिन फिलहाल उसे जिंदा रखा है। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को गुस्सा आ रहा था। भले ही मानव उसे पर कितना मर्जी अत्याचार करता हो, लेकिन वो पति परमेश्वर होता है, विचारों वाली थी। हालांकि हमेशा से उसकी सोच ये नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसके दिमाग में हर रोज एक ही बात डाली जाती थी कि पति बेशक से कुछ भी करे, लेकिन पति भगवान होता है और भगवान के सिर्फ पूजा की जाती है। उसके आगे सिर झुकाया जाता है, उसे आंखें नहीं दिखाई जाती। उसने तुरंत प्रलय को धक्का दिया और बोली, खबरदार जो मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास की तो। प्रलय उसके करीब हुआ और वापस उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे पति के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, और मैं तुम्हारे पति के बारे में क्या ही बात करूं। वैसे तो मैं उसके बारे में रोज ही बात करता हूं। तुमने सुना नहीं क्या, प्रलय राणा नाम है तुम्हारे पति का? सृष्टि ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। इतना तो वो जानती थी कि वो चाहे जितना मर्जी कुछ भी कह ले, लेकिन प्रलय पर उसकी बातों का असर नहीं होने वाला। प्रलय उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, खैर ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। सृष्टि ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना चेहरा घुमाकर खड़ी रही। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कुछ मीठा खाने का मन रहा कर रहा है।
सृष्टि ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा तो मैं क्या करूं? अगर आपका मीठा खाने का मन है तो बाहर बाजार है, जाए और जाकर अपनी फेवरेट मिठाई लेकर खाए। आपको किसी ने रोक नहीं है और आप तो ये भी नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे नहीं है। राणा इंडस्ट्रीज जिसके पास हो, उसके पास पैसों की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ये बात तुमने सही कही, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसा तो इतना है कि पूरी दुनिया खरीद लूं, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं खरीद नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें। इसीलिए तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तो मैं अपने साथ ले जाऊं, बेशक से शादीशुदा हो। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट मुझे रोक नहीं सकता। इतनी पावर है मेरे अंदर कि एक मानव तो क्या 10 मानव एक इशारे से संभाल लूं, लेकिन मेरी जान प्रलय राणा अगर हासिल भी करता है ना, तो उस चीज़ को बेहद नजाकत से हासिल करता है जिस पर उसका दिल अटका हो, क्योंकि अपने ही दिल को तकलीफ देना प्रलय राणा को नहीं आता। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय मुस्कुराया और बोला, खैर बाजार की मिठाई छोड़ो, ये बताओ वो चॉकलेट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? इतना तो कन्फर्म है कि अभी तक तुमने उसे पूरा नहीं खाया होगा। वही खिला दो, तुम्हारे होठों का टेस्ट तो अभी भी उसमें होगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत से बोली, वो तो विनी ले गई। लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि प्रलय के सामने उसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वही चॉकलेट के जाने पर प्रलय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चॉकलेट प्रलय ने सृष्टि को दी थी। बेशक से विनी उससे पूरी दुनिया भर की चॉकलेट ले ले, लेकिन वो चीज़ उसने छुआ भी कैसे जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्स को दी थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा झलक रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही सृष्टि को उसके गुस्से की हद बता रहे थे। वो तुरंत बोली, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, विनी छोटी है, उसका चॉकलेट खाने का मन करता है, तो वो ले गई। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। मतलब जो खुद इतनी मासूम है, वो प्रलय राणा को पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। वही उसके घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस कर अब सृष्टि की बोलती बंद हो गई। प्रलय एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ? और भी बहुत कुछ है ऐसा जिसे खाकर मैं अपना मुंह मीठा कर सकता हूँ। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? क्या है ऐसा मेरे पास? कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ पर कमरों में ऐसा कुछ नहीं रखा होता। प्रलय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे सामने तो वो चीज़ अभी भी है, मेरे लिए दुनिया जहान में सबसे मीठी चीज़। उसका इशारा अपने चेहरे की तरफ देखते हुए देख सृष्टि ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए। सृष्टि उससे दूर होते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, मैं आपकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि बुरी तरह से कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता नहीं दिल में कैसे एहसास हो रहे थे जो उसे पागल कर रहे थे। ना वो प्रलय से दूर जा पा रही थी और ना ही प्रलय के करीब रह पा रही थी। प्रलय सच में उसकी जिंदगी में एहसासों का प्रलय बनता जा रहा था। प्रलय उसके चेहरे के करीब हुआ। सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रुक जाए, मत कीजिए कुछ ऐसा वैसा। वो बोलती ही रह गई और प्रलय ने पहले उसकी दाएं आंख पर बड़ी ही नजाकत से अपने होंठ रखे और फिर बाएं आंख पर। सृष्टि की आंखों में नमी थी जो उसके होठों की छुअन को महसूस कर ही आंखों से उतर गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वो बस एकटक प्रलय को देख रही थी जो बेहद प्यार अपने चेहरे पर लिए सृष्टि को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसके सामने सच में उसकी पूरी दुनिया हो और वो एक ही नज़र में उस दुनिया को अपनी आंखों में बसा रहा हो। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी जो तब होती है जब पहली बार इंसान इश्क में महसूस करता है। प्रलय ने उसके चेहरे को छोड़ा और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। प्रलय उसे यूं ही चुपचाप खड़े देख एक बार फिर से बोला, कहाँ ना जाकर सो जाओ, जाओ जल्दी। जैसे ही उसने दोबारा कहा, सृष्टि तुरंत से जाकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन प्रलय उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी प्रलय की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, अब अगर दोबारा आंखें खुली तो मैं खुद तुम्हें नहीं सोने दूंगा, पूरी रात परेशान करूंगा, और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है वो परेशानी क्या होगी। प्रलय की आवाज़ सुनकर ही सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी तो उसे सामने प्रलय सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया।
सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपना सर तकिए पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी आंखें खोलने की। वही प्रलय उस चेयर पर बैठे चुपचाप उसे देखे जा रहा था। ना उसकी पलकें झपक रही थी और ना ही उसकी नज़रें इधर उधर हो रही थी, उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी सृष्टि, उसकी यूनिवर्स पर टिकी हुई थी। क्या सोच रहा है प्रलय? मानव के बाद क्या करेगा वो संतोष जी और विनीका? कब बनाएगा प्रलय सृष्टि को अपना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर चैनल। लिंक https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298oxfl9cddbfmc5f3t